जी, तो सबसे पहले मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करके वो क्वेश्चनर पे जाना चाहूँगी, जो मैंने थोड़े टाइम पहले शेयर किया था। सभी के पास ये क्वेश्चनर है? यस मैम, ग्रुप में है। ठीक है। तो कुछ लोग शायद इसमें ऐसे भी होंगे जो हमारे ग्रुप में ऐड नहीं हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि स्क्रीन पर जो आपको क्वेश्चनर दिख रहा है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। या फिर स्क्रीन पर ही देखते हुए एक कॉपी और पेन की सहायता से अपने आप को स्कोरिंग दें। तो क्वेश्चंस मैं बोलूंगी, आप उनको एक बार रेट कीजिएगा। यस एंड नो में आपका आंसर होना चाहिए, ताकि हम देख सकें आज कि हमारा जो हैप्पीनेस का लेवल है लाइफ में, वो क्या है। हैप्पीनेस का लेवल आज हम क्यों जज कर रहे हैं? क्योंकि सब हमको कह रहे हैं पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। बट एग्जैक्टली ये पॉजिटिव एटीट्यूड है क्या? ये पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो हमारी बहुत ज्यादा हैप्पीनेस से रिलेटेड है, और हैप्पीनेस से इस तरह रिलेटेड है कि आपकी लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। रोजमर्रा की जिंदगी में हमें कहीं ना कहीं से स्ट्रेस है, कहीं ना कहीं हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, इसलिए स्ट्रेस है। कहीं ना कहीं हम अपने आप को क्या कहते हैं, डोमिनेट कर रहे हैं खुद ही, तो स्ट्रेस है। तो इसीलिए आज हम थोड़ा सा हैप्पीनेस के बारे में जानेंगे कि हमारे पास हैप्पीनेस लेवल हमारा क्या है। तो सभी लोग जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं क्वेश्चनर, उसको हम फिल करना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज डू यू फ्रीक्वेंटली नेग्लेक्ट योर डाइट? फिल यस और नो। सेकंड क्वेश्चन है, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी, इसमें यह है कि क्या अपनी डाइट को आप फ्रीक्वेंटली नेग्लेक्ट करते हैं? सुबह नाश्ता नहीं किया, दिन में कर लिया, दिन में खा लेते हैं, लंच और ब्रेकफास्ट एक साथ हो गया, या डिनर नहीं किया, लाइक दैट। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, डू यू फ्रीक्वेंटली ट्राई टू डू एवरीथिंग योरसेल्फ? क्या आप सब कुछ खुद करना चाहते हैं और करते हैं? यस और नो, मतलब आप किसी की हेल्प नहीं लेना चाहते। यू थिंक लाइक आई शुड डू माई वर्क एंड अदर्स वर्क माई सेल्फ। क्या आप इसमें ज्यादा रुचि लेते हैं? यस एंड नो। यहाँ पर यू मिसिंग है थर्ड में। डू यू ब्लो अप इजीली एंड ऑफन? क्या आपको गुस्सा जल्दी आ जाता है? यस एंड नो। डू यू फ्रीक्वेंटली सीक अनरियलिस्टिक गोल्स? फोर्थ क्वेश्चन है कि आप क्या अनरियलिस्टिक गोल्स देखते रहते हैं अपनी लाइफ में, जिनका कुछ मतलब नहीं है, मायने नहीं है। आपने आज एक गोल बनाया, उसको आपने अचीव किया या नहीं किया, आपने फिर एक दूसरा गोल बनाया जिसकी कोई वर्थ नहीं है, या आगे आने वाले टाइम में उसकी कोई सेंस नहीं है, या वो आपके लिए कितना काम करेगा, आपने कुछ भी इसके बारे में सोचा नहीं, और आपने सिर्फ एक गोल सेट कर दिया और सोचा कि ठीक है, मैंने गोल सेट कर दिया, एंड देन यू आर हैप्पी। बट in reality that is unrealistic, that goal is unrealistic। अगर आप उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, उसके कोई फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स नहीं है, तो वो एक गोल अनरियलिस्टिक है। तो जरा बताइए, यस एंड नो इसमें आप लिखिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, डू यू फ्रीक्वेंटली फेल टू सी द ह्यूमर इन सिचुएशंस अदर्स फाइंड फनी? मतलब कुछ लोग दूसरी सिचुएशंस में जो कोई फनी सिचुएशन है उसमें लोग समझ पाते हैं कि हंसने की बात है, मगर आप नहीं समझ पाते। कहते हैं ना, किसी को हंसाना बहुत मुश्किल होता है। हम छोटे थे तो एक कहानी आती थी कि राजकुमारी की बेटी को कौन हंसाएगा, उसको हंसाना बड़ा मुश्किल था। तो काइंड ऑफ अगर आप अपनी पर्सनालिटी ऐसी समझते हैं कि मुझे अगर कितनी भी हंसी की बात हो जाए, मगर मुझे तो हंसाना बड़ा मुश्किल है, या मेरे को सिचुएशंस, फनी सिचुएशंस में भी मेरे को ह्यूमर नजर नहीं आता, तो अगर आप ऐसे हैं तो इसमें यस और नो लिखिए। सिक्स्थ क्वेश्चन, डू यू फ्रीक्वेंटली एंड इजीली गेट इरिटेटेड? क्या आप जल्दी से इरिटेट हो जाते हैं और ज्यादातर होते रहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवन, डू यू फ्रीक्वेंटली सीम टू मेक अ बिग डील ऑफ एवरीथिंग? कहने का मतलब है, अगर छोटी सी भी बात है तो आप उसको बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा देते हैं। ठीक है, अपने आसपास की चीजों में या रोजमर्रा की बातों में, अगर हम एक छोटा सा लाइफ में एग्जांपल लें कि अगर हमारी प्रोफेशनल लाइफ में कोई कॉन्फ्लिक्ट आया है, कोई समस्या आई है, कोई उलझन है हमारे साथ, तो हम उस बात का बतंगड़ बनाना जिसे कहते हैं, ठीक है, तो हम ऐसा बना लेते हैं, या हमें वो लगती है कि ऐसा ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है, और हालांकि वो ऐसी बात
नहीं होती। तो यस एंड नो इसमें भी। 8 क्वेश्चन है, डू यू फ्रीक्वेंटली कंप्लेन दैट यू आर डिसऑर्गेनाइज्ड? क्या आप खुद को या दूसरों को कंप्लेन करते हैं कि आप डिसऑर्गेनाइज्ड हैं? आप मानते हैं ऐसा? यस एंड नो। 9th क्वेश्चन, डू यू टेंड टू कीप एवरीथिंग इनसाइड? क्या आप अपनी सारी बातें अंदर ही रखते हैं, किसी से बात करना पसंद नहीं करते हैं उस बारे में? नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, डू यू फ्रीक्वेंटली नेग्लेक्ट एक्सरसाइज? क्या आप एक्सरसाइज को नेग्लेक्ट करते हैं फ्रीक्वेंटली, ज्यादातर? 11th क्वेश्चन है, डू यू हैव फ्यू सपोर्टिव रिलेशनशिप? क्या आपकी कुछ ऐसी रिलेशनशिप्स हैं जो आपको सपोर्ट करती हैं, या फिर आप ऐसा समझते हैं कि नहीं, हमारे पास कोई ऐसी रिलेशनशिप नहीं है जो हमको सपोर्ट करती है? तो यस एंड नो अगर आपको लगता है कि है आपके पास, और नहीं लगता है तो नो। डू यू ऑफन गेट टू लिटिल रेस्ट? आपको लगता है कि आपने या तो रेस्ट नहीं लिया है बहुत ज्यादा, और या तो आप नहीं ले पाते हैं, अगर ऐसा कुछ है तो यस एंड नो। डू यू फ्रीक्वेंटली गेट एंग्री व्हेन यू आर केप्ट वेटिंग? अगर आपको इंतजार कराया जाए तो क्या आपको ज्यादातर गुस्सा आता है? यस एंड नो। 14 क्वेश्चन, डू यू ऑफन इग्नोर स्ट्रेस सिम्टम्स? अगर आपको कुछ स्ट्रेस आ रहे हैं और आपको कुछ सिम्टम्स नजर आ रहे हैं अपने अंदर कि हाँ मुझे स्ट्रेस आ रहा है, तो क्या आप उसको इग्नोर करते हैं? यस एंड नो। डू यू फ्रीक्वेंटली पुट थिंग्स ऑफ अंटिल लेटर? आपको मतलब ऐसा लगता है कि कुछ भी काम करना है तो हम चलो उसको बाद में करेंगे? क्या आपको ऐसा लगता है, आप ऐसा करते हैं? यस एंड नो। डू यू फ्रीक्वेंटली थिंक देयर इज ओनली वन राइट वे टू डू समथिंग? क्या आपको हमेशा या ज्यादातर ऐसा लगता है कि एक ही तरीका है किसी काम को सही वे में करने का? तो उसमें यस एंड नो, मतलब दूसरा कोई तरीका अगर आपको बताता है तो आपको लगता है कि नहीं वो तरीका सही नहीं है, मेरा तरीका सही है, या एक ही तरीका सही है? तो यस एंड नो। 17, डू यू ऑफन फेल टू बिल्ड रिलैक्सेशन इनटू एवरीडे? कि क्या अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आप रिलैक्सेशन नहीं अचीव कर पा रहे हैं, रिलैक्सेशन बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं, रिलैक्स नहीं हो पा रहे हैं? आपको लगता है कि आपकी बॉडी रिलैक्स नहीं है, आपका माइंड रिलैक्स नहीं है, तो आर यू फेल टू डू दिस? आप क्या ऐसा नहीं कर पा रहे हैं? यस एंड नो। 18 question, do you frequently find yourself spending a lot of time complaining about the past? तो क्या आप अपना ज्यादातर समय इसमें बिताते हैं कंप्लेन करने में कि जो भी आपकी पास्ट की चीजें हुई हैं, ऑब्वियसली अगर वो गलत हुई हैं तभी आप उसके बारे में कंप्लेन कर रहे हैं, या किसी ने करी है या आपके साथ हुई है, राइट? तो क्या आप इतना ज्यादा समय अपना इसी चीज में बिताते हैं कंप्लेन करने में पास्ट की चीजों के लिए? यस एंड नो। 19th question number 19, do you often find yourself racing through the day? आपको ऐसा लगता है कि मतलब बहुत भाग दौड़ करनी पड़ती है मुझे जिंदगी में, फिजिकली भी और मेंटली भी? वैसे ज्यादातर ये मेंटल स्ट्रेस की बात हो रही है यहाँ पर, तो हम इसे मेंटली ही मानेंगे। तो आपको ऐसा लगता है क्या आपको रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत भागदौड़ करनी पड़ी है, रेसिंग थ्रू द डे, मतलब कि बहुत ज्यादा आपको लग रहा है कि स्ट्रेसफुल लाइफ चल रही है, या बहुत ज्यादा आपको हाथ पैर मारने पड़ते हैं हर छोटी सी चीज को भी करने के लिए जो लोगों के लिए आसान है? तो यस एंड नो। अगेन लास्ट क्वेश्चन, दिस इज 20th, डू यू ऑफन फील अनेबल टू कोप विद ऑल यू हैव टू डू? जो भी आपको करना पड़ता है रोजमर्रा की जिंदगी में, क्या आपको लगता है कि आप उसे नहीं कर पा रहे हैं, या उसके साथ एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं? कि छोटी सी बात भी है तो आपको लगता है कि यार मैं एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, या आपके रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ हो सकती है, मतलब आप ऐसे हैप्पीली नहीं कर रहे हो उन चीजों को। कहते हैं ना, एक जॉब में सेटिस्फेक्शन होनी जरूरी है, एक पर्सनल रिलेशनशिप में हैप्पीनेस होनी जरूरी है, तो वो चीज आपको लग रहा है कि चल रही है लाइफ, मगर वो चीजें नहीं है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कोप नहीं कर पा रहे हैं इन चीजों से, जो भी आपको करना पड़ता है लाइफ में, या जो भी आपके रिलेशनशिप्स है उनमें भी, तो आप इसमें भी यस एंड नो लिखिए। तो इसी प्रकार ये टेस्ट हमारा यहाँ पर फिनिश होता है। तो आई होप आप सभी ने यस एंड नो इसमें जरूर लिखा होगा। और अब मैं इसकी इंटरप्रिटेशन आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप इसमें काउंट करना शुरू करिए कि आपके कितने यस हैं और कितने नो हैं इसमें से। आप लास्ट में अपने पेज पर टोटल यस लिखिए और टोटल
नो, कि आपने कितने क्वेश्चंस में यस लिखा है और कितने क्वेश्चंस में नो लिखा है। सपोज आपने 7 क्वेश्चन में यस लिखा है तो लिखिए टोटल नंबर ऑफ यस 7। देन सपोज आपने 10 को नो किया है तो टोटल नंबर ऑफ नो इज 10। तो मैं आपको 2 मिनट का समय दे रही हूँ इसके लिए, आप करिए इसको काउंट करके। आपने सिर्फ यस वाले काउंट करने हैं, फिर उनको लिखना है, फिर सिर्फ नो वाले काउंट करने हैं, फिर उनको लिखना है। इसका एक स्कोरिंग का रेंज है, उसके बारे में फिर हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपका स्कोर यस का यहाँ पर लाई करता है तो आपकी लाइफ में कितनी हैप्पीनेस है, और अगर वो ज्यादा है तो कितनी हैप्पीनेस है। तो हम इस बारे में आगे बढ़ते हैं स्कोर्स के बारे में। अगर आपके टोटल यस बिटवीन 1 to 6 आ रहे हैं तो आपकी लाइफ में बहुत कम हासिल्स हैं, बहुत कम परेशानियां हैं, राइट। और अगर अगर आपकी नो टोटल 1 to 6 आ रहे हैं तो आपके लाइफ में बहुत कम हैसल्स हैं। और हम आगे बढ़ते हैं, अगर आप रेंज कर रहे हैं बिटवीन 7 to 12 तो इसका मतलब है तो सही ज्यादा, बट दैट इज इन कंट्रोल, दैट इज प्रीटी गुड कंट्रोल आई वुड से। इसके बाद हम चलते हैं, अगर आपका स्कोर आया है 13 to 7 तो यू आर इन अ डेंजर जोन, वॉच आउट आई वुड से। और ये डेंजर जोन ऐसा है कि आपको अपनी लाइफ में बहुत कुछ चेंज करने की जरूरत है। जो आज हम बातें करेंगे उसके बारे में बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और इसके बाद जो स्कोरिंग आती है दैट इन 18+। अगर आप 18+ हैं तो यू आर टोटली स्ट्रेस्ड आउट इन योर लाइफ। और अगर ऐसा है 18+ है तो घबराने की फिर भी आपको कोई जरूरत नहीं है, हर चीज का लाइफ में सोल्यूशन होता है। और हम आज इस पे जरूर काम करेंगे कि अगर हमारी ये स्कोरिंग है तो हम कैसे करें इसको हैंडल। और ऐसा नहीं है कि जिन्होंने 1 to 6 अचीव किया है वो लोग खुश हो जाएंगे बहुत ज्यादा कि क्या कहते हैं हमने 1 to 6 अचीव किया है तो वी आर वेरी फाइन। देयर आर पीपल जिन्होंने 18 स्कोर किया है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम हमेशा यही करते हैं कि हम दूसरे को देखते हैं कि हम उससे कितना बेहतर है, हम हमेशा ये भूल जाते हैं कि हमें और कितना बेहतर बनना है। तो इसी तरह हम इस टेस्ट को फिनिश करते हैं। आई होप आप सभी ने स्कोरिंग करी होगी अच्छे से। और इस बारे में कोई बात करना चाहेगा, किसी का मेरे को बताना चाहेगा कोई, किसी का 1 to 6 बिटवीन आया है? एक बार हैंड रेज करें प्लीज, अगर किसी का 1 to 6 बिटवीन आया है। मैं किसी भी एक इंसान से बात करना चाहूंगी यहाँ पर, क्योंकि हम पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं। हेलो हेलो जी, हाँ जी मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आपका नाम जान सकते हो? या मैम, शिखा श्रीवास्तव। शिखा श्रीवास्तव। कितना आया है शिखा आपका स्कोर? मैम मेरा 9 आया है, 4 आपका कितना आया है स्कोर? 4 9 है मेरे। 4 है, वेरी गुड। सो शिखा, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर यू एंड कांग्रेचुलेशंस कि आपकी लाइफ में बहुत कम हैसल्स हैं, आपकी लाइफ में बहुत कम शायद डिफिकल्टीज है स्कोरिंग के अकॉर्डिंग। बट क्या अभी भी आप समझती हैं कि लाइफ में आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड की जरूरत नहीं है? नहीं मैम, है अभी। अभी भी है, यस राइट। मैम। तो ये शिखा है जिन्होंने बिटवीन 1 to 6 स्कोर किया है, राइट। बट स्टिल ये कहती है कि नहीं, मुझे लाइफ में एक पॉजिटिव एटीट्यूड की जरूरत है। आप समझती हैं कि आपकी लाइफ बिल्कुल स्मूथ है शिखा? नहीं मैम, 80%। 80%, राइट। यस तो मैम। ठीक है, थैंक यू सो मच शिखा। थैंक तो यू इस मैम। जी, तो शिखा से हमने बात करी जिन्होंने कहा कि उन्होंने 4 स्कोर किया है, मगर वो भी कहती है कि 80% सिर्फ लाइफ मेरी स्मूथ है, 100% नहीं है, राइट। तो आप सोचिए, अगर आपका स्कोर 1 से 6 बिटवीन 1 to 6 नहीं है और उससे ज्यादा जा रहा है तो ऑब्वियसली आपको और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। क्या आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? कोई मुझे प्लीज बताएगा। यस मैम, यस आ रही है, दिखा जी आ रही है। जी,
तो अभी हम बात करते हैं यहाँ पर। आई होप आप सभी को ये टेस्ट अटेम्प्ट करके अच्छा लगा होगा, और आप लोग इससे आप लोगों को सीखने को मिला होगा, समझने को मिला होगा लाइफ के बारे में कि हमारी पर्सनल लाइफ में हमारी एक्चुअली हैप्पीनेस स्कोरिंग क्या चल रही है। हम लाइफ में कभी कभार बहुत कंफ्यूज होते हैं, हम सोचते हैं कि सब कुछ मिल गया है हमको, ठीक है, और कभी हमें लगता है कि हमें कुछ भी नहीं मिला है, राइट। तो आज शायद आप उसको स्कोर में देख पाए होंगे कि आपको एक्चुअली लाइफ में क्या मिला है और आप कितने खुश हैं, राइट। तो अब हम बात करते हैं, जैसे शिखा जी ने अभी कहा कि उन्हें भी स्टिल जरूरत है एक अच्छे एटीट्यूड को अपनी लाइफ में लाने की, और लाइफ में बहुत सारी चीजें चेंज करने की, राइट। तो ऑब्वियसली हम सभी को इसकी जरूरत है, चाहे हमारी स्कोरिंग कुछ भी थे। इस टेस्ट का जो मतलब पर्पस था वो सिर्फ इतना ही था कि आप थोड़ा सा अपने बारे में जान सके, राइट। सो हम चलते हैं पर जो हमारा मेन टॉपिक है पॉजिटिव एटीट्यूड की ओर, राइट। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पर एक स्लाइड ली है, पर्सनल पावर एंड पोजिशनल पावर। तो पर्सनल पावर क्या है और पोजिशनल पावर क्या है? आप सोचेंगे मैम ये पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में बता रही थी, अचानक से पर्सनल पावर कहाँ से आ गई, पोजिशनल पावर कहाँ से आ गई? तो इसका बहुत गहरा संबंध है पॉजिटिव एटीट्यूड से, क्योंकि आज तक लोगों ने हमें सिर्फ ये बताया है कि आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, आप मोटिवेशनल बुक्स पढ़िए, आप मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, आप मोटिवेशनल कोट्स पढ़िए, बट क्या कभी किसी ने बताया कि भाई करना कैसे है? वो तो हम एक दिन पढ़ते हैं, दूसरे दिन भूल जाते हैं। हमारे लव्ड वंस, हमारे वेल विशर्स हमको वीडियोस भेजते हैं, हम देखते हैं और भूल जाते हैं। 2 दिन वो ना भेजें तो हमारा जोश नहीं जागता कुछ करने के लिए, ठीक है। तो अभी तक हमें किसी ने ये नहीं बताया कि हम इसे करें कैसे। तो इसीलिए हर चीज के लिए क्या होता है, एक छोटा सा साइकोलॉजी में हम बात करते हैं। अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहा है, बहुत गुस्सा कर रहा है, शायद आपने कोर्स में भी कहीं पढ़ा होगा, तो उसका, अब देखिए हस्बैंड वाइफ की अगर हम एग्जाम्पल लें, जो जग जाहिर एक टॉपिक है हमारे पास, तो उसमें क्या होता है, वो कहते हैं जी खाने में नमक कम हो गया है तो लड़ाई हो रही है। एक्सक्यूज मी दीपा जी, स्क्रीन आपकी गायब हो गई है। खाने में अगर नमक कहते हैं ज्यादा हो गया है तो उन लोगों की लड़ाई हो रही है, राइट। अभी क्लियर है? यस यस। हाँ, तो खाने में बोलते हैं कि नमक ज्यादा हो गया तो लड़ाई हो रही है, ठीक है। तो क्यों हो रही है लड़ाई? हस्बैंड की लड़ाई, खाने में अगर नमक ज्यादा है तो लड़ाई हो रही है। क्या एक्चुअली उसके खाने में ज्यादा नमक होने की वजह से लड़ाई हो रही है? सोच के देखिए। मगर कभी कभार ऐसा होता है कि खाने में नमक ज्यादा होता है बट फिर भी उसकी लड़ाई नहीं होती। तो मेन रीजन क्या है? मेन रीजन क्या है कि उस दिन उसका मूड अच्छा था इसलिए उसकी लड़ाई नहीं हुई, और जिस दिन उसका मूड अच्छा नहीं था उस दिन उसकी लड़ाई हो गई, राइट। सो दैट वाज द ओनली रीजन। तो रूट कॉज क्या था कि उसका मूड खराब था। उसकी कहीं ना कहीं, अच्छा मूड खराब करने होने का रीजन बहुत सारा हो सकता है उसके बॉस ने उसकी झाड़ लगाई हो, उसको बिजनेस में इतना लॉस हो गया हो, कोई अगर वो बिजनेसमैन है, या उसकी चलते फिरते ट्रैफिक में किसी से लड़ाई हो गई हो, राइट। तो रूट कॉज क्या था? रूट कॉज नमक नहीं था। रूट कॉज था कि उसको साइकोलॉजिकल तौर पे अंदर ही अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही थी, जिसकी वजह से उसने एक दिन तो नमक अवॉइड कर दिया ज्यादा, बट दूसरे दिन वो नहीं कर पाया। तो यही एक कारण है कि हर प्रॉब्लम का एक रूट कॉज होता है जिसको हम कभी नहीं देखना चाहते या देख पाते नहीं है। इंटरप्रिटेशन शायद हम एक सिचुएशन की गलत करते हैं कि किसी ने गुस्सा किया है तो भाई ये तो मेरे से गुस्सा है, ये तो बहुत गलत इंसान है और बहुत रूड बात करता है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा ज्यादा लंबा टॉपिक हो गया, दोबारा हम टॉपिक पे आते हैं अपने। इसीलिए आज पॉजिटिव एटीट्यूड के ऊपर ये जो हम स्लाइड दिखा रहे हैं, हम रूट कॉज से बात कर रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि ये एटीट्यूड बना कैसे रहे। 10 वीडियो देखते, 11वीं वीडियो देखने का मन नहीं करता, और 2-4 दिन वीडियो नहीं देखते तो जोश नहीं जागता। तो आज करें क्या? ऑलराइट, सो लेट्स गो। तो पर्सनल पावर और पोजिशनल पावर के बारे में हम बात कर रहे थे। पर्सनल पावर क्या होती है पहले हम ये जानते हैं।
पर्सनल पावर इज समथिंग विच इज आवर स्किल, जिसको हमने या तो सीखा है या वो हमें गॉड गिफ्टेड है, कुछ भी हम इसे कह सकते हैं। अब अमिताभ बच्चन जी का हम एग्जाम्पल लेते हैं कि वो एक बहुत अच्छे एक्टर हैं। अगर उन्होंने अपनी कला हमको नहीं दिखाई होती तो हम उस बारे में कभी भी नहीं जान पाते कि उनको एक्टिंग आती है। तो अगर वो एक्टिंग कर रहे हैं तो क्या ऐसा हो सकता है एक बार को सिंगिंग में, शायद हम आजकल आता है सिंगिंग वाले लोग कुछ इंस्ट्रूमेंट्स में ऐसी आवाज पतली कर लेते हैं, मोटी कर लेते हैं आवाज, राइट? तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि शायद इनकी वॉइस ना हो, बट एक्टिंग तो ऐसी है कि आपको खुद ही करनी पड़ेगी, राइट? तो एक्टिंग अगर वो कर रहे हैं तो ऑब्वियसली दैट इज हिज पर्सनल पावर। आज हम स्किल का नाम ना लेके, पर्सनल स्किल का नाम ना लेके इसको पावर कहेंगे, बिकॉज एक्चुअली इट इज हिज पावर। आज वो इतनी बड़ी कंपनीज के ब्रांड एम्बेसडर्स भी हैं, बहुत सारी कंपनीज के, इतना उन्होंने फेम पाया है, नेम पाया है, इतने वो रिच हैं और इतना अच्छा नाम कमा के बैठे हैं। तो वो किस वजह से? सिर्फ और सिर्फ एक वजह से, उनकी पर्सनल पावर की वजह से। फैन फॉलोइंग कब आई? फैन फॉलोइंग, ऑब्वियसली फैन फॉलोइंग ने सब कुछ किया है, बट फैन फॉलोइंग कब आई? जब उनके अंदर कुछ था, जब लोगों ने देखा, उनको फिर पसंद किया, और उन्होंने क्या किया उसके साथ, उसमें कॉन्टिन्यूटी रखी, राइट? तो पर्सनल पावर और पोजिशनल पावर में क्या फर्क है? पोजिशनल पावर क्या है जो अभिषेक बच्चन जी के पास है, राइट? अभिषेक बच्चन जी के पास क्या है, कैसे हुई पोजिशनल पावर? कि पापा जी ने उनके पैसे कमाए, नेम फेम कमाया और बेटे को एज अ खैरात दे दिया। अब बेटे को तो खैरात में मिल गया, तो अब बेटे को वो चीज अगर मेंटेन करनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? या तो वो उस आर्ट अगर उसके अंदर नहीं है एक्टिंग की, या तो उसको वो डेवलप करे, पॉलिश करे अपनी स्किल को, या सीखे उसको, राइट? अगर स्किल है भी तो या तो उसको पॉलिश करे या उसको सीखे। अब पोजिशनल पावर कितना टाइम हमारे साथ रहती है? क्या हम कह सकते हैं अमिताभ बच्चन जी की तरह ही स्टेटस अभिषेक बच्चन जी का भी है? नहीं, राइट? क्यों नहीं है? क्योंकि उनके अंदर अपनी जो पर्सनल पावर है, शायद वो किसी और चीज में टैलेंटेड हो, बट वो फिल्म इंडस्ट्री के लिए टैलेंटेड नहीं साबित हुए। तो उनको जो नेम फेम मिला, सिर्फ कैसे मिला? पर्सनल पावर उनकी डैडी के होने की वजह से। और उनके लिए मगर वो पर्सनल पावर नहीं बन पाई क्योंकि उनके अंदर वो एबिलिटी, वो टैलेंट नहीं था, राइट? तो वो उनके लिए क्या बन गई? पोजिशनल पावर। तो आज हमारा सबसे पहला काम क्या है, फर्स्ट स्टेप, कि हमको क्या चाहिए लाइफ में? पर्सनल पावर चाहिए कि पोजिशनल पावर चाहिए? पोजिशनल पावर में बहुत सारी चीजें आती हैं। आपके मदर फादर आपको प्रॉपर्टी देकर जाते हैं, राइट? और संस्कार देकर जाते हैं, कुछ अच्छी हैबिट्स देके जाते हैं। और ऐसा नहीं है, अगर मान लीजिए एक डाकू है, एक चोर है, एक रेपिस्ट है, अगर उनके भी बच्चे हैं, अगर उनके अंदर कुछ बैड ट्रेड्स हैं, तो वो भी तो बच्चे सीखेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपको जो पोजिशनल पावर्स मिल रही हैं, जिनको हम टैलेंट्स भी कहेंगे या फिर स्किल्स कहेंगे, हैबिट्स कहेंगे, कुछ भी आप इसको नाम दे सकते हैं, वो अच्छे ही हो, वो बुरे भी हो सकते हैं, राइट? बिकॉज बिहेवियर का जो मेन बेसिक रूल है वो क्या है? कॉपी। बिहेवियर हमेशा कॉपी होता है। बच्चा छोटे से कॉपी करता है, बड़े बड़े होते 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 उसको अपने साथ लाइफ में रखता है और वो उसकी पर्सनालिटी में फिक्स हो जाता है, राइट? तो सबसे पहला आपको ये स्लाइड दिखाने का मेरा जो रीजन है वो ये है कि आप आज खुद डिसाइड करें, कॉपी और पेन लें, अपने नियर डियर्स को साथ बिठाएं, जो आपके वेल विशर्स हैं उनसे पूछें कि मेरे अंदर क्या क्वालिटी है, आप मुझे बताएं। अगर आप खुद की क्वालिटीज नहीं जान पाए हैं, आपको नहीं समझ आता, हो सकता है लाइफ में आपको बहुत ज्यादा एक्सपोजर ना मिला हो, बोलने का मौका ना मिला हो, स्टेज पे जाने का मौका ना मिला हो, लोगों से बातचीत करने का ज्यादा मौका ना मिला हो, लाइफ में क्या क्या चीजें हैं, हो सकता है आप एक यंग किड हो, बिकॉज आई थिंक इस वेबिनार को सभी एज ग्रुप के लोग ज्वाइन कर रहे हैं। आप एक छोटे किड हो सकते हैं, 18 साल के हो सकते हैं, 19 साल के हो सकते हैं, 20 साल के हो सकते हैं, 30 साल के हो सकते हैं। हो सकता है आपको लाइफ में अभी ज्यादा एक्सपोजर ना मिला हो, आपको नहीं पता कि आप क्या कर सकते हैं लाइफ में, राइट?
तो आज अभी के अभी आप अपनी क्वालिटीज एक पेपर पे लिखें, राइट, और देखिए कि आप उसमें से कौन सी स्किल को अपनी पॉलिश करना चाहते हैं। अब पावर की बात करें तो पैसा भी पावर है, प्रॉपर्टी भी पावर है, मगर आपके पास अगर पर्सनल पावर होगी तो क्या वो कोई आपसे छीन सकता है? नहीं। पैसा कोई भी छीन सकता है आपको, अगर आप थोड़े सूखे हड्डी से हो, अगर आपके अंदर आप बिल्कुल बॉडी बिल्डर टाइप नहीं दिखते हो, तो कोई एक बॉडी बिल्डर टाइप बंदा आएगा, आपको मार के, शायद आपके पास जो पैसे होंगे थोड़ा बहुत आपको भूसा वूसा मारेगा और ले जाएगा छीन के, राइट। प्रॉपर्टी पे लोग एक दूसरे के बहुत ज्यादा कब्जे कर लेते हैं, ऐसे भी बहुत न्यूज आती है, राइट। तो ये जो पावर्स है आपकी, ये कोई भी छीन सकता है, कभी भी छीन सकता है। अभिषेक जी की पोजिशनल पावर जो है वो कभी भी छीनी जा सकती है। जिस दिन उनकी डैडी को बहुत ज्यादा लॉस होगा किसी चीज में, ऐसा ना हो, बट हम एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ उनके साथ और किसी भी कारणवश उनके पास अगर उनकी प्रॉपर्टी और पैसा नहीं रहता है, तो अभिषेक बच्चन जी का जो स्टैंडर्ड है वो क्या है, वो उनको अपनी लाइफ में सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा, ठीक है। तो आज हम ऐसी कोई पावर जनरेट करेंगे अपने अंदर, ढूंढ के निकालेंगे जिसको हमें पॉलिश करना है, जो हमसे कोई छीन ना सके, राइट। तो आप इस पे जरूर काम करिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं इसमें। उसके बाद क्या होता है कि हम टफ टाइम्स में क्या करते हैं। अब बात आती है मैम पॉलिश तो कर लेंगे स्किल्स, कोई दिक्कत नहीं है, मगर स्किल पॉलिश करना इट्स वेरी टफ। बहुत सारी चीजें चाहिए, एक प्रोफेशनल, हमें कोई इंस्ट्रक्टर चाहिए जो हमें इंस्ट्रक्ट कर सके, क्योंकि सारी चीजें तो हमें नहीं आती ऑब्वियसली। अब हम मोदी केयर की अगर बात करें, हम सभी लोग मोदी केयर से जुड़े हुए हैं, और जो लोग मोदी केयर से नहीं जुड़े हुए हैं वो भी, अगर आपकी लाइफ में, जैसे हमारे यहाँ लीडर्स हैं मोदी केयर में, अपने लीडर की रिस्पेक्ट करें। सबसे पहली बात, सर उनको कुछ तो आपसे ज्यादा आता होगा, 2% तो आपसे ज्यादा आता होगा, तभी तो वो एक लीडर है। आप वो 2% समझिए ना, फिर वो 2% उनसे सीखिए। हो सकता है वो आपसे किसी चीज में कम भी हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो लीडर है तो वो परफेक्ट है, बट कुछ तो उनके अंदर ऐसा होगा जो आप सीख सकते हैं, तो वो सीखिए, राइट। तो अब आते हैं, हम बात कर रहे थे कि टफ टाइम्स आते हैं, अगर हम स्किल को पॉलिश करें तो हमारे पास टफ टाइम्स आते हैं, या किसी भी चीज में हमारे पास टफ टाइम्स आते हैं लाइफ में, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, वन इज लर्न, सेकेंड इज ब्लेम। लर्निंग वाला तो मैं थोड़ा सा बाद में बोलना चाहूंगी, बिकॉज जो हमारा मेन एटीट्यूड है ज्यादातर लोगों का, वो क्या है, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का क्या एटीट्यूड है, दे ब्लेम, दे फाइंड पीपल टू ब्लेम, चुन चुन के निकालते हैं। अरे भाई अगर मेरे साथ बिजनेस में लॉस हो गया ना, तो वो बोलेंगे किसकी वजह से हुआ, मेरे चपरासी की वजह से हुआ, उस दिन वो टाइम पे नहीं आया, उसने लाइट नहीं जलाई ऑफिस की और मेरे चोर चोरी करके ले गए। ठीक है, और मतलब इतने नॉनसेंस लॉजिक भी नहीं होंगे उन बातों में, फिर भी वो ब्लेम करेंगे एक दूसरे को। उंगली भी कट जाएगी ना अगर किसी की, उसको कुछ काम करना नहीं आ रहा सपोज, और वो लेडीज भी अगर किचन में है, तो वो शायद किसी और चीज को ब्लेम करेंगी कि भाई तूने मेरा ध्यान भटका दिया इसलिए मेरी उंगली कट गई। अरे यू हैव टू बी केयरफुल ना, आपको केयरफुल होना चाहिए था, आप क्यों नहीं हुए। अगर कोई भी आपको नहीं मिलता है ना ब्लेम करने के लिए, तो एक सबसे अच्छी बात बोलूं मजेदार, वो भगवान को भी नहीं छोड़ते हम लोग। अगर कोई नहीं मिलता हमें ब्लेम करने के लिए, तो हम क्या कहते हैं, ये सब भगवान की मर्जी है, ये डेस्टिनी है, हमारे साथ तो ऐसा ही होना था, हमारी तो किस्मत में ये लिखा था, अब हम कुछ नहीं कर सकते। राइट और रॉन्ग, ऐसा ही होता है जीवन में, चुन चुन के हम लोग लाते हैं किसको ब्लेम कर सके। लाइफ में टफ टाइम आया है, कुछ गलत हो गया है, कुछ बुरा हो गया है, कुछ भी हो गया है, सामने वाले की वजह से हुआ है, मेरा उसमें कुछ रोल नहीं था, ऐसा ही होता है। तो जब तक आपकी ये हैबिट है ब्लेमिंग अदर्स, तब तक आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, एक छोटा सा फिनोमेना जानते हैं, ब्लेम हम क्यों करते हैं, व्हाट इज द रीजन ऑफ ब्लेमिंग अदर्स। देयर इज ओनली वन रीजन,
कि अगर हमने खुद को ब्लेम किया तो हमारे अंदर कुछ कमी है, तब हमने खुद को ब्लेम किया। ब्लेम किया है, कमी निकल गई है, तो भाई उसको अब ठीक भी करना पड़ेगा। अब ठीक करना पड़ेगा तो हम उसे सीखना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, राइट? तो हम वो क्यों करें? क्योंकि हम एक नंबर के आलसी हैं सभी, ठीक है? क्यों? हम करना क्यों नहीं चाहते उस चीज को? क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि हमें ब्लेम करना क्या लगता है? इजी। ब्लेम कर दिया जी, सारा मामला ही खत्म। अब हमें थोड़ी कुछ कोई बोलने आएगा, क्यों नहीं किया, तेरी गलती थी। नहीं जी, सामने वाले की गलती थी, मैंने तो बता दिया। और कोई नहीं मिला तो भगवान जी की गलती थी। कोई बात नहीं, भगवान जी तो यही चाहते थे, हमारी डेस्टिनी में यही लिख दिया, अब हम कुछ नहीं कर सकते, राइट? तो जब तक हमारी ब्लेमिंग की हैबिट है तब तक हम कुछ लाइफ में नहीं कर सकते, ठीक है? और ब्लेमिंग की हैबिट, जो ब्लेम आप दूसरों को करते हैं, अगर वो हैबिट आपने सुधार ली अपनी जीवन में, कोई भी टफ टाइम आता है, आप ये देखो कि चाहे वो सामने वाले का काम था, मगर अगर आपकी लाइफ में इफेक्ट हुआ है तो आप सोचे कि आप उसके लिए क्या बेहतर कर सकते थे, उस चीज के लिए जो आपने नहीं की। वो प्रिकॉशन क्या आप ले सकते थे पहले जो आपने नहीं ली, ठीक है? तो इस बारे में हम सोचेंगे। आज के बाद लाइफ को जीने का तरीका ढूंढेंगे, नया तरीका लाएंगे, उसमें ऐड करेंगे कि जब भी आपको किसी को ब्लेम करने का मन करे, आप तुरंत उसमें पॉसिबिलिटी देखेंगे कि सामने वाले की वजह से हुआ, फाइन, बट हो सकता है अगर मान लीजिए आपके स्टाफ की गलती की वजह से हुआ है, तो ये आप फिर भी वो आपकी गलती है कि आपने उन्हें इतना ट्रेन नहीं किया कि वो उस ऑब्जेक्शन को, वो उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते थे। टेक दैट ब्लेम ऑन यू, फिर देखो लाइफ कैसे चेंज होती है। एंड द डे यू विल टेक दैट ब्लेम ऑन यू, यू विल बी पॉलिश्ड। आपकी स्किल्स इतनी पॉलिश हो जाएंगी उस टाइम पे, ऑटोमेटिकली यू विल रन आफ्टर ऑल द थिंग्स। आप भागोगे कि जी मेरे अंदर ये कमी है। हम क्या करते हैं, बॉस है और बोल दिया जी ठीक है तेरी वजह से ये हो गया, भाई तूने ये नहीं किया, मेरे को इतना नुकसान हो गया। अरे आप उसको टाइम पे सिखा देते थे ना ये चीजें। हो सकता है उसको जब आप सिखा रहे थे बहुत ऐसे सिखा रहे थे कि उसको समझ ही नहीं आया। आप एक अच्छे टीचर ही नहीं है। हो सकता है आप एक अच्छे टीचर ही नहीं है, वो सीख ही नहीं पाया आपसे। कभी आपने बैठ के टेस्ट लिया उसका कि वो सीखा है कि नहीं सीखा? तो ऐसी ही लाइफ में बस ये एटीट्यूड चेंज करना है, फिर आप देखिएगा कि लाइफ कैसे चेंज होती है। क्योंकि सामने वाले को ब्लेम करके अच्छा आपको फायदा क्या हुआ, ये बताइए? आपने उसको ब्लेम किया, उसने मुंह बना लिया जी इसने मेरे को ब्लेम किया, हाँ मेरी गलती है। ज्यादा वो इमोशनल होगा तो रोने धोने लग जाएगा, ठीक है, मेरी गलती नहीं थी, फिर भी आप मुझे ब्लेम कर रहे हैं। बट आपको क्या फायदा हुआ उस ब्लेम करने का? आगे से वो सिचुएशन आएगी तो आपको क्या फायदा हुआ उसको ब्लेम करने का? वो तो नहीं सुधरेगा। अगर सच में उसकी गलती है तो वो तो नहीं सुधरेगा, और वो आपके लिए क्यों सुधरेगा? ठीक है, तो प्रिकॉशन तो सर आपको ही लेना पड़ेगा। प्रिकॉशन तो आपको ही लेना पड़ेगा। तो अब वो प्रिकॉशन की हैबिट कब आएगी? जब खुद को ब्लेम करना स्टार्ट करोगे कि भाई मेरे में ये कमी थी इसलिए ऐसा हुआ, मैं सुधारूंगा या मैं सुधारूंगी, ठीक है? और दूसरी बात, लाइफ में हमने क्या करना है, दो तरह के एटीट्यूड होते हैं, वन इज ब्लेम, सेकंड इज लर्न। कि आपने लर्न क्या किया सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन से आज के बाद अगर आप ऐसा करते आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। मगर अगर आप नहीं कर रहे हैं, फर्स्ट स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स, सेकंड नेवर एवर मिस दिस चांस टू लर्न फ्रॉम द बैड सिचुएशन। हर बैड सिचुएशन में से कुछ भी हो गया, कुछ भी, कितना भी बुरा किसी के साथ हो गया, लाइफ में बहुत कुछ बुरा होता है लाइफ में लोगों के साथ, मगर उसमें से लेसन नहीं लिया ना सर, तो दोस्त कुछ भी नहीं है फिर तो। अगर लेसन नहीं लिया तो फिर वो दोबारा होगा, गारंटी है वो दोबारा होगा। आपको पता है आप एक रोड पे जाते हैं, सपोज आप एक बाइक चला रहे हैं या आप लड़के हैं तो स्कूटी चला रहे हैं, आपको पता है एक गड्ढा है सामने, ठीक है,
तो आप उसको एक बार आपने नहीं देखा, आपकी स्कूटी थोड़ी सी बाइक आपकी डगमगा गई, ठीक है, बट दूसरी बार आपको पता है वहां पर है, तो क्या आप दोबारा उस गड्ढे में से जाएंगे? नहीं। दैट इज द हैबिट ऑफ लर्निंग, राइट? तो यही चीज आपने लाइफ की सिचुएशंस के लिए करनी है, लर्न जरूर करना है बैड सिचुएशन में से। जब आई गई सिचुएशन तो आई गई यार, चल छोड़, कोई बात नहीं, ठीक है, बट उसमें से लर्न तो करें कुछ, कम से कम जो हमने पेन लिया है, जो हमें इमोशनल डिस्ट्रेस हुआ या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आई उसकी वजह से, वो हम डिस्ट्रेस जो हमने लिया है, तो थोड़ा फायदा तो ले ले उसमें से कम, राइट? दूसरा, हम स्लाइड के पास चलते हैं, आगे हम अपनी लाइफ में क्या कर सकते हैं, ऐसा होता क्यों है हमारे साथ, ऐसा क्यों होता है। इससे पहले एक बात और, बहुत सारे नेगेटिव लोग होते हैं, कहते हैं एक बहुत अच्छी कहावत है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुगी खेत। अरे भाई क्यों, वही लेसन लेने वाली बात है लाइफ में, क्यों नहीं पछता है? चिड़िया खेत चुग गई है, ठीक है, अगर आप पछता लेंगे तो अगली बार हम कुछ ऐसा करेंगे जिस वजह से चिड़िया खेत ना चुग पाए, राइट? तो अब हम ऐसा कर सकते हैं ना, प्रिकॉशन ले सकते हैं ना। तो ये जितनी भी बनाई गई है कहावतें, जो नेगेटिव कहावतें बनाई गई हैं, उस पर जरा ध्यान दें। अपनी लाइफ में आज जाके सोचिएगा कितनी नेगेटिव कहावतें बनाई गई हैं, है ना? तो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ऐसा ऐसा बोला गया है क्यों, आप पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। क्यों चिड़िया खेत चुग गई है? भाई अगली बार हम क्या करेंगे, लकड़ी के पुतले बनाएंगे, वहां पर रखेंगे ताकि अगली बार से चिड़िया ना आ सके, और उसे लगे कोई आदमी है या औरत है जो खड़ी है वहां पर और वो खेत को ना चुग सके, राइट? ऐसा ही करते हैं खेत वाले लोग, तो ऐसा करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड प्रिकॉशन। और अगर इस कहावत पे बिलीव करते हैं तो फिर मत करिए, तो ऐसा कुछ मत करिए, कोई प्रिकॉशन मत लीजिए, है ना? चिड़िया दोबारा आएगी और पूरा खेत चुग के चली जाएगी, ठीक है? चलिए अगली हम बात करते हैं कि लैक ऑफ ऑटो सजेशन, व्हाट इज दिस? अब मैं छोटी सी बात करती हूँ, अगर आपको 5 बजे सुबह फ्लाइट लेनी है तो आप कितने बजे उठेंगे सुबह? कितने बजे उठेंगे? मेरे ख्याल से 5 बजे फ्लाइट लेनी है तो 4 बजे, 3 बजे या 2 बजे भी। और अगर आपकी लाइफ की वो पहली फ्लाइट है तो कितने बजे उठेंगे? मेरे ख्याल तो पूरी रात नींद ही नहीं आएगी, राइट? ऐसा ही होता है। और अगर आपको अपने किसी लव्ड वन के साथ जाना है या अपने बहुत अच्छे क्लोज फ्रेंड्स के साथ जाना है, मस्ती मारने गोवा जाना है, तो फिर कितने बजे लाइट आंख खुलेगी? मेरे ख्याल 2 दिन पहले से नींद नहीं आएगी, ऐसा ही होगा। तो ये ऐसा हुआ क्यों? ये ब्रेन इतना डिप्लोमेट क्यों है? जिस बात के लिए हम कहते हैं जी एग्जाम है मेहनत कर ले, तो वो करता नहीं है, कहता है नींद आ रही है। ऐसा ही कहता है आपका माइंड कि नहीं 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 नींद आ रही है, एक जी ये वाला नेक्स्ट चैप्टर 4th चैप्टर तो बाद में पढ़ी हो, अभी तो नींद आ रही है। बट जब फ्रेंड्स के साथ घूमने जाना है, गोवा जाना है, तब भाई 2 दिन पहले से नींद नहीं आ रही। ऐसा क्यों? फिर हम इतने एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, इतना एक्साइटेड फील कर रहे हैं, वो एग्जाम के लिए क्यों नहीं करते? क्या रीजन है इसका? तो रीजन इसका है लैक ऑफ ऑटो सजेशन। एक छोटा सा ब्रेन होता है और वो पूरा हमको हैंडल करता है। इतने लंबे चौड़े हम होते हैं, कोई 6 फीट का होता है, 5 फीट के होते हैं, एक एवरेज जो हाइट होती है 5 फीट के राउंड होती है। इतने बड़े शरीर को वो हैंडल करता है, इतनी सारी नर्व्स हमारे अंदर होती है, उसको हैंडल करता है छोटा सा ब्रेन। तो वो हमें पूरी तरह कंट्रोल कर रहा है। क्या ऐसा नहीं हो सकता हम उसे कंट्रोल करें तो लाइफ कैसी होगी? सोच के देखें जरा। अगर हम बोले, दिमाग से बात करें कि भाई तूने अभी उठना है, तो वो उठ जाएगा। उसे बोले कि भाई 2 दिन तक तू पढ़ता रहे, तो वो पढ़ता रहेगा। उसे बोला खाना नहीं खाना, तो वो खाना नहीं खाएगा। उसे बोला पानी नहीं पीना, तो वो पानी नहीं पिएगा। अगर ऐसा हो जाए तो कैसा रहेगा? तूने ये रेस जीतनी जीतनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो वो रेस जीतेगा जीतेगा। अगर आप बिजनेस में है, आपको तेरे को इतना बिजनेस टर्नओवर लाना ही लाना है, तेरे को मेरे से काम करवाना है इतना, तो वो लाएगा ही लाएगा। तो
कैसा रहेगा, लाइफ कितनी इजी हो जाएगी। तो पहली बात तो हम लॉजिकली बात करें तो जो हमारा ब्रेन है वो ऑटो सजेशंस मानता है। ये बात क्लियर होती है सबको इस एग्जांपल से, क्योंकि जब गोवा जाना था तो वो फ्लाइट के लिए बहुत जल्दी उठ गया, 5 घंटे पहले उठ गया। तो इसका मतलब क्या है, ऑटो सजेशन आपने दिमाग को दिया। जैसे ही आपने फ्लाइट की टिकट देखी, सपोज आपने एक दिन पहले देखी, तो उस रात को आपने अपने माइंड को एक सजेशन दिया कि भाई सुबह हमें फ्लाइट पकड़नी है। तो थोड़ा सा इसका देखो, इसका एक फॉर्मूला है ब्रेन से काम करवाने का कि तेरे को सुबह फ्लाइट पकड़नी है, तेरे को सुबह इतने बजे उठना है, और आप टाइम पे उठ गए। तो क्या हम दूसरी चीजों के लिए नहीं करा सकते? बिल्कुल करा सकते हैं। अब हम जानते हैं कि इसको करेंगे कैसे। और ऐसा होता क्यों है कि कुछ चीजों के लिए हमारा ब्रेन बातें मानता है और कुछ चीजों के लिए नहीं मानता। ये आप लोग देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन पे क्या हो रहा है। एक बटरफ्लाई है जो उड़ने की कोशिश कर रही है, बट एक पत्थर से बंधी हुई है। ठीक है, दिस बटरफ्लाई इज यू, योर ब्रेन, योर सोल, your mind, your conscious, your personality, your success, everything. And what is this? ये जिससे बंधा हुआ है ये क्या है? This is your belief. बहुत छोटा सा वर्ड है मगर सारी कहानी टिकी हुई इसी पे हुई है। सर जो ये बिलीफ सिस्टम है ना दोस्त, ये बिलीफ सिस्टम हमको बहुत ऊंचाइयों पे भी ले जा सकता है और डुबा भी सकता है। कैसे? एक छोटे से बच्चे का एग्जाम्पल लेते हैं। जब बच्चा छोटा होता है, आपने देखा है कि करंट की तार भी होती है तो वो उसको पकड़ने जाता है, उसको पता नहीं होता क्योंकि आज तक उसको किसी ने बताया नहीं है कि इससे डरना है, इसमें कुछ रिस्क है। तो वो क्या करता है, सीधा पकड़ने जाता है कि मैं तो इस तार को पकड़ लेता हूँ, क्या है, कुछ नहीं है इस तार के अंदर, राइट। आग में भी हाथ लगाने चला जाता है, तभी भी उसको लगता है कि इसके अंदर कुछ रिस्क नहीं है, क्योंकि उसको किसी ने बताया नहीं। एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। एक गांव की लड़की थी और उसका नाम था रूपा। रूपा शहर आने की जिद किया करती थी हमेशा अपने पापा से। पापा वहां तो लोग जाते हैं, बहुत सारे वर्ल्ड कप जीतते हैं, मैंने ऐसा सुना है। उसके गांव में टीवी नहीं था तो उसने सिर्फ सुना था कहानियों में। बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट के सोर्स भी नहीं थे, फोन नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, तो वो कभी जान नहीं पाई कि एक्चुअली क्या होता है। बट उसको इतना पता था, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था, उसको ये पता था कि मतलब लोग एवरेस्ट चढ़ जाते हैं और वहां पर जाके इतनी ऊंचाइयों को छू लेते हैं, लोगों को प्राइज मिलते हैं, गोल्ड मेडल मिलते हैं, ओलंपिक्स में जाते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। तो उसने, पापा मुझे शहर जाना है और मुझे भी कुछ ऐसा स्पोर्ट्स में करना है। उसके पापा ने कहा बेटा ठीक है, मैं आपको कुछ टाइम बाद ले जाऊंगा, बट इसके लिए आपको थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा फिजिकली स्ट्रांग होना पड़ेगा। क्या आप काम करोगे उस पे? हाँ हाँ पापा, मैं ओलंपिक गोल्ड लेने के लिए या राष्ट्रपति जी से सम्मानित होने के लिए तो कुछ भी करूंगा। उसने कहा ठीक है बेटा। वो उसने कहा ठीक है, चलती, वो करती रही, दिन रात तैयारी करती। उसे ये नहीं पता था क्या तैयारी करनी है। उसके पापा ने सिर्फ एक बात बोली थी कि बेटा आप कर सकते हो। उसने कहा पापा मैं बहुत छोटी हूँ, मैं कर सकती हूँ। शी वाज जस्ट 15, मैं कर सकती हूँ। हाँ बेटा आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। तो वो कहती थी पापा मैं प्रैक्टिस कैसे करूं, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, यहाँ तो कोई सोर्स भी नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए, मैं कैसे प्रैक्टिस करूं, मगर मैं फिजिकली कैसे स्ट्रांग हूँ, ना डंबल्स है हमारे यहाँ पर, ना कोई इंस्ट्रक्टर है, ना कोई कोच है, मैं कैसे प्रैक्टिस करूं। उसने कहा बेटा आप एक काम करो, आप रोज कुएं में से पानी निकाला करो। उसने कहा ठीक है पापा, मैं रोज कुएं में से पानी निकालूंगी। बोले कितना पानी निकालना है? तो बेटा जितना आपको स्ट्रांग होना है ना, आप उतना पानी रोज निकालना। पापा इससे क्या होगा, आपकी बाजुएं स्ट्रांग हो जाएंगी, आपके पैर स्ट्रांग हो जाएंगे, अगर आप रनिंग में हिस्सा लोगे तो फिर आप बहुत फास्ट भाग पाओगे, और अगर आप बॉक्सिंग में लोगे तो फिर आप बहुत अच्छी बॉक्सिंग कर पाओगे। शी सेड ओके फाइन पापा, मैं ऐसा ही करूंगी। वो गई और उसने कुएं में से पानी निकाला। एक दिन उसने 2 बाल्टी निकाली, एक दिन उसने 4 बाल्टी निकाली, एक दिन उसने 10 बाल्टी निकाली। एक दिन सुबह से रात हो गई, वो बाल्टियों से पानी निकालती रही, निकालती रही, निकालती रही, निकालती रही।
ठीक है, तो उसके पापा ने उससे एक बात पूछी, बेटा आप थके नहीं और आपने सुबह से लेके रात हो गई और आपने अभी तक पानी निकाल रहे हो, क्यों? कह रहे पापा आपने ही तो कहा था पानी निकालने से स्ट्रांग हो जाएंगे। उसने पहले ये भी क्वेश्चन पूछा था, कुआं बहुत गहरा था, कि पापा मैं निकाल लूंगी पानी। उसने कहा हाँ बेटा आप निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो वो निकालती रही पानी, पानी निकालती रही। तो उसने कहा बेटा आप थके नहीं? बोल रहे क्योंकि पापा आपने कहा था कि मैं कर लूंगी, इसलिए मैंने कर लिया। 100 बाल्टी पानी निकालना आसान नहीं था एक छोटे से 15 साल के बच्चे के लिए, बट उसने निकाला। तो उसके पापा बहुत हैरान थे कि ऐसा कैसे हुआ। सोर्सेज नहीं थे, वो जा तो नहीं पाई बाहर स्पोर्ट्स के लिए, ठीक है, मगर लाइफ में उसको एक चीज सीखने को मिली। और चीजें भी थी गांव में करने के लिए, सिर्फ स्पोर्ट नहीं था, है ना। बट उसके पापा बहुत हैरान थे कि अगर मैं अपनी बेटी को इसका मतलब जो भी कहूंगा बेटा तू कर सकती है, तो वो मुझ पे ट्रस्ट करती है, वो कर जाएगी। ये तो सिर्फ एक, क्योंकि वो गांव की कहानी है तो इससे ज्यादा हम इसमें कुछ उम्मीद नहीं करते। तो उसने पानी निकाला 100 बाल्टी एक ही सांस में बिना रुके। तो उसको किसी ने बताया नहीं कि वो ये नहीं कर सकते। रीजन क्या था कि उसको किसी ने बताया नहीं कि वो ये नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ यही रीजन था कि उसको किसी ने नहीं बताया कि वो ये नहीं कर सकती। कुछ समझ पा रहे हैं इस बात से? इस बात से हम ये समझ पाते हैं कि जब तक हमें कोई ये बोलने वाला नहीं आता कि हम ये नहीं कर सकते, तब तक क्या नहीं होता, हम कर जाते हैं। अगर आपको कोई उस रात को आके ये बोल देता ना कि भाई तू तो नहीं उठ सकता, सुबह फ्लाइट के लिए तू नहीं उठ सकता क्योंकि तेरी तो आदत ही सोने की है बहुत ज्यादा, ठीक है, मगर वो चीज हमने किसी से डिस्कस नहीं करी क्योंकि हमें उठना है एंड समवेयर हमको बिलीव था कि हाँ भाई हम तो उठ जाएंगे, ठीक है, तो हम उठ गए, कोई दिक्कत नहीं हुई उठने में। आप लिंक कर पा रहे हैं इस स्टोरी को इससे? बहुत छोटी सी बात है, गांव की स्टोरी है, इसीलिए बहुत छोटा सा एग्जांपल था कुएं से पानी निकालने का। तो मजेदार की बात है, बहुत मजेदार बात है कि जब तक हमें कोई ये नहीं कहता कि तू ये नहीं कर सकता, तब तक हम उसको कर जाते हैं, ठीक है। एक छोटे से बच्चे को हम रिस्क नहीं बताते, चलो वो तो रिस्क की बात है, तो हमें उसे बताना पड़ता है कि बेटा तार को हाथ नहीं लगाना, उसमें रिस्क है। मगर मेन बात कहाँ पर आ गई कि इसका मतलब कोई आपका बिलीफ सेट करता है बचपन में। साइकोलॉजिकली अगर हम बात करें, कोई भी आपको आज, अगर आप 50 साल की उम्र में भी एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और कहते हैं जी मेरे को रात को नींद नहीं आती, मेरे को स्ट्रेस है, तो वो आपसे पता है क्या पूछेगा? पहला सवाल, आपके घर में कौन कौन है, और दूसरा सवाल, आपकी जो परवरिश हुई बचपन में वो किस माहौल में हुई। क्यों पूछेगा? सिर्फ उसका कारण यही है कि आपके बिलीव्स क्या थे फैमिली के, आप किस तरह के माहौल में पले बढ़े, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि वो जो बिलीव है वो हमको किस तरह से हार्म करता है और किस तरह से बेनिफिट करता है। एक बिलीफ सिस्टम है, अभी तक हम ये समझ पाए कि जो हम चीजें नहीं कर पाते हैं, आप कितनी भी मोटिवेशनल वीडियो देख लो, अगर आपकी मम्मी आपको रोज ये कहती है ना बेटा तेरे बस का तो कुछ नहीं है, तू तो कुछ नहीं कर सकती, तू तो कुछ नहीं कर सकता, तब तक आप कहीं ना कहीं उस बिलीफ सिस्टम पे टिके रहोगे। मेरी मम्मी जब ऐसा कहती है तो शायद मैं ये नहीं कर पाऊंगा, या मेरा हस्बैंड मुझे ये कहता है तो मैं शायद नहीं कर पाऊंगी, ठीक है, या मेरी वाइफ मुझे अगर ये कहती है तो शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरी क्लास फेलो मुझे ये कहते हैं तो शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरी टीचर्स अगर मुझे कहती हैं तो शायद मैं नहीं कर पाऊंगा।
तो यहाँ पर ये बात आई कि बिलीफ सिस्टम बहुत बड़े बड़े काम करवा देता है, राइट? हम हुकअप्स करते हैं, जब देखा है कुश्ती होती है मैदान में तो हम क्या कहते हैं, गो ऑन, चीयर करते हैं, बहुत ज्यादा उसका नाम लेते हैं, यू कैन डू इट। और हिंदी में भी हम बहुत सारी बातें उनको बोलते हैं, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, करो ये, फाइट करो। अभी ये जो मूवी आई थी दबंग, नॉट दबंग, जो कुश्ती वाली मूवी थी, क्या नाम था उसका, दंगल। तो दंगल मूवी देखते हैं, वो मैंने उसमें देखा था वो कैसे चेयर करते हैं एक दूसरे को सारे लोग, है ना? तो क्यों करते हैं चेयर? वो हौसला अफजाई क्यों करते हैं कि आप कर सकते हो? बिलीफ सिस्टम के लिए, कि आपका बिलीफ सिस्टम जनरेट करें। ठीक है, अब बात करते हैं, बिलीफ सिस्टम तो बहुत कुछ करा सकता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ, बट इज योर बिलीफ सिस्टम योर ओन? क्या आपका बिलीफ सिस्टम आपका अपना है? आप कहते हो जी सर मेरे को स्टेज पे मत खड़ा करना, मैं बोल नहीं सकता। अच्छा जी, ये आपको किसने कहा? आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पता है क्या होना चाहिए? ये आपको किसने कहा कि आप नहीं बोल सकते? वो बोलेगा मुझे लगता है ऐसा। तो आपको लगता है ऐसा, आपको क्यों लगता है ऐसा? कि मैंने कभी किया नहीं। ठीक है, आपने कभी किया नहीं, कभी कोशिश करी है? जी हाँ, एक बार स्कूल में कोशिश करी थी, तो बच्चे मजाक उड़ाने लग गए, फिर मैं नीचे आ गया, फिर मेरी मैम ने भी मुझे बाद में चांस नहीं दिया, शायद मैं नहीं कर सकता था इसलिए। तो क्या वो बिलीफ सिस्टम उसका था कि वो नहीं कर सकता? नहीं। वो बिलीफ सिस्टम किसका था? किसी और का, राइट? तो सबसे पहले आपने आज ये जानना है कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, जो आपको लगती है कि आप नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, वो आपको किसने कहा है? Try to find out, is that belief system is yours? क्या आपका खुद का मन ये बात कहता है? क्या ये बिलीफ आपका खुद का है या आपके मन में किसी ने डाला है? किसी भी एक सिचुएशन से, इंडिविजुअली हम यहाँ सबसे बात नहीं कर सकते, बट प्लीज गो बैक टू होम आफ्टर दिस मीटिंग एंड प्लीज सोचिए इस बारे में कि जो भी आज आपको लगता है, लिस्ट बनाए, एक और लिस्ट बनाए, एक क्वालिटी की लिस्ट बनाए, एक दूसरी लिस्ट बनाए कि मैं ये नहीं कर सकता, और उसके सामने उस इंसान का नाम लिखो जिसने आपको ये कहा। चाहे वो आपकी मदर है, चाहे आपके फादर हैं, आपके नेबर्स हैं, आपके क्लास फेलोज हैं, हस्बैंड है, वाइफ है, लव्ड वंस है, कुछ भी है, कोई भी है, उनका नाम लिखो। और अगर वो आपका सेल्फ बिलीव है तो वो भी कहीं ना कहीं किसी इंसिडेंट से जुड़ा होगा, उस इंसिडेंट को लिखो कि मैंने ऐसा ट्राई किया था, ऐसा नहीं हुआ। हम उस पर भी बात करेंगे कि वो कैसे ओवरकम होगा। ठीक है, नेक्स्ट, बिलीफ की बात हो रही है तो छोटा सा हम एग्जांपल और लेंगे। यहाँ पर एक हाथी होता है, छोटा सा हाथी, ये बात तो सबने सुनी भी होगी और सब जानते भी होंगे इस बात को। बचपन में उसको एक छोटे से रस्सी से बांधा जाता है। ऑब्वियसली उस टाइम पे वो इतना छोटा होता है कि वो रस्सी नहीं तोड़ सकता, वो उसी रस्सी से बंध कर रह जाता है और रहता है, क्योंकि वो उस टाइम पर उसको नहीं तोड़ सकता। आगे जाके क्या होता है, वो बड़ा हो जाता है, तभी भी उस रस्सी से उसको बांध के रखते हैं, मगर फिर भी वो उस रस्सी को नहीं तोड़ पाता। क्यों? फिर हम सोचते हैं इतना बड़ा हाथी इतनी छोटी सी रस्सी को नहीं तोड़ सकता, क्यों? हम सोचते हैं ना ऐसा। बिलीफ सिस्टम, उसको बचपन से ये बिलीव कराया, बहुत सालों तक उसको एक रस्सी से बांध के रखा गया, वो खुद भी नहीं समझ पाया कि मैं शरीर से, दिमाग से बड़ा हो गया हूँ। अब वो बिलीफ सिस्टम काम नहीं करेगा, मगर फिर भी वो उससे बंधा रहता है और खुद को नहीं छुड़ा पाता। ऐसा होता है कि नहीं होता? देखा है सबने ये? जरूर देखा होगा। ठीक है, तो बिलीफ सिस्टम जो चाइल्डहुड एज में हमारे सेट हो जाते हैं, ज्यादातर वही लाइफ लॉन्ग चलते हैं अगर उनको ऑल्टर या रिप्लेस नहीं किया जाएगा। आपकी लाइफ में आज कोई भी आता है ना, जितने भी ट्रेनर्स हैं उनसे भी खास तौर पे मैं कहना चाहूंगी, आपकी लाइफ में कोई भी आते हैं आज, कंसल्टेंट ज्वाइन करते हैं, कोई भी ज्वाइन करते हैं, आपके अपने टीम मेंबर्स हैं, घर में बच्चे हैं, या आपके कोई भी आपके साथ रहते हैं, अगर आपको वो कुछ भी कहें कि मैं ये नहीं कर सकता, तो आप समझिए कि उन्होंने किसी ने कहा है। आप जानिए कौन है,
बिलीफ सिस्टम को रिप्लेस करवाइए, और जिस दिन ये रिप्लेस होगा उस दिन मैजिक होगा सिर्फ लाइफ में। अभी हम जानते हैं वो मैजिक कैसे होगा। तो समझ आया बिलीफ सिस्टम? पहले इसको मानना बहुत जरूरी है कि बिलीफ सिस्टम कैसे काम करता है, इसीलिए हमने इस पे इतनी सारी बात करी। तो बिलीफ सिस्टम काम करता है, जब इतने बड़े हाथी के लिए करता है, वो जानवर है इसलिए नहीं, सिर्फ इंसानों पे भी सेम लागू होता है। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके घर वालों ने या आसपास के लोगों ने उनको ये चीज कही होती है, तू ये नहीं कर सकता या तू वो नहीं कर सकती, या उसने सुना होता है कहीं से, है ना, या उसने कहीं से सुना होता है। बिलीफ सिस्टम कौन कौन से होते हैं? पर्सनल बिलीफ सिस्टम्स हो सकते हैं आपके, क्या पर्सनली बहुत सारी चीजें मैं अच्छी नहीं दिखती, एक ये भी एक बिलीफ सिस्टम है, मैं अच्छी नहीं दिखती। क्यों? एक बहुत सिली रीजन भी हो सकता है इसका। एक तो स्ट्रॉन्ग रीजन ये हो सकता है कि किसी ने उसे कहा है कि वो अच्छी नहीं दिखती या दिखता, राइट, वो बहुत मोटा है या मोटी है, पतली है या पतला है, जो भी है। या एक सेकंड बिलीफ सिस्टम सिली, जो कि मेरी किसी ने आज तक तारीफ नहीं करी तो शायद मैं अच्छी नहीं दिखती। बहुत सारे ऐसे बिलीफ सिस्टम आपके हो सकते हैं, छोटे छोटे छोटे। तो कौन कौन से बिलीफ सिस्टम होते हैं? पर्सनल बिलीफ सिस्टम होते हैं, फिजिकल बिलीफ सिस्टम होते हैं, राइट, कि आप कुछ काम कर सकते हैं हैवी कि नहीं कर सकते। अरे मेरे से वेट लिफ्ट नहीं होगा, अरे वेट लिफ्टिंग में ही लोग मेडल्स लेते हैं, वो कैसे करते हैं? क्योंकि हम वहां तक बिलीफ सिस्टम अपना पहुंचा ही नहीं सकते। हमें पहले लगता है ना 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 हम नहीं कर सकते, ये हमारे बस की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरी मम्मी ने बताया था जी, मेरे पापा ने बताया था कि जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जो वेट लिफ्टिंग वाले होते हैं, उनको तो बड़ा काम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, तेरे बस की क्या बात है। ठीक है। सोशल बिलीफ सिस्टम हो सकते हैं, सोशल में कि हम लोगों से बात नहीं कर सकते कॉन्फिडेंटली, या हम स्टेज फियर्स हमको आ जाते हैं, बहुत सारे सोशल फियर्स हो सकते हैं। तो आप आज लिस्ट बनाइएगा, कोई भी आपको पर्सनल, फिजिकल या सोशल बिलीव्स हैं तो वो क्या है, राइट, और उनके सामने नाम जरूर लिखिएगा कि वो आपके अपने हैं या दूसरों के हैं। एक हम छोटी सी और स्टोरी इसमें ऐड करना चाहेंगे फटाफट। आइसबर्ग, किसी ने देखा है आइसबर्ग क्या होता है? ये आइसबर्ग होता है, ये समुद्र में होता है, और ये ऊपर से सिर्फ इतना दिखता है, छोटा सा दिख रहा है, बिहेवियर, नॉलेज एंड स्किल जिसके ऊपर लिखा हुआ है, ये छोटा सा ऊपर से दिखता है समुद्र के ऊपर, और इतना बड़ा समुद्र के नीचे होता है। ठीक है। तो आदमी जो एग्जैक्टली होता है, जो भी इंसान है जो हमें दिख रहा है, वो सिर्फ 10% हमको ऊपर से दिखता है, और अंदर उसका क्या है? 90%। 90% इनसाइड उसका जो है, जो हम उसको नहीं देख पाते। 10% जो हमको दिख रहा है वो क्या है? बिहेवियर, नॉलेज एंड स्किल, राइट। जो उसकी नॉलेज है, आज मैं आपसे अपनी नॉलेज शेयर कर रही हूँ तो आपको ये दिख रही है। जो मेरा बिहेवियर है, जो मैं लोगों से बात करूंगी जिस तरीके से, वो लोगों को दिख रहा है। मेरी जो स्किल्स होंगी वो दिख रहा है। दैट इज ऑन सी लेवल। उसका इम्पैक्ट जो होता है, उसका इम्पैक्ट ये होता है कि बिहेवियर, नॉलेज एंड स्किल्स होती है, बट जो 90% जो अननोन है, अननोन टू अदर्स, जो 90% है, ये क्या है? ये मेरे बिलीव्स है, मेरे एथिक्स है, मोटिव्स है, एटीट्यूड्स है, जजमेंट्स है, स्टैंडर्ड्स है, वैल्यूज है, राइट। सबसे पहले आता है बिलीव्स, और बिलीव्स से ही ये सारी चीजें बनती हैं। आज किसी का जो भी बिहेवियर है, नॉलेज है, स्किल्स है, वो सब डिपेंड करती है उसके बिलीव, एथिक्स, मोटिव्स, जजमेंट, स्टैंडर्ड्स, वैल्यूज पर। इसीलिए हम क्यों कहते हैं हमें जज भी नहीं करना आता लोगों को। जजमेंट लिखी है ना यहाँ पर, एक टॉपिक है छोटा सा, जजमेंट भी यहाँ लिखा है, हमें लोगों को जज नहीं करना आता। हम वही 10% जो उनका ऊपर दिख रहा है ना, उस पे हम लोगों को जज कर लेते हैं, राइट, और सोचते हैं यही रीजन होगा, इसने ऐसा बोला यही रीजन होगा, ये तो ऐसा ही है, ये तो ऐसी ही है। ठीक है। तो मैंने आपको आइसबर्ग की फोटो क्यों शेयर करना चाहिए आपसे, क्योंकि इससे हमें लाइफ में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। That we people are like an iceberg. We show ourselves only 10%, right? और जो 90% होता है, that is very important, most important, हमारा सिर्फ वो 90% है जिसपे हम काम नहीं करते। हम बिहेवियर, स्किल्स,
बिहेवियर और स्किल्स की क्लासेस लेने चले जाते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस लेने चले जाते हैं, क्या करते हैं ऊपर ही ऊपर 10% पे काम करते हैं। सर पर्सनालिटी क्लासेस की क्लास दिला दो मुझे पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, मेरे को तो इसकी जरूरत है क्योंकि हमें शायद बात करना नहीं आता, हम कॉन्फिडेंट नहीं है, इसका यही कारण है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास करा दो, बहुत इंस्टीट्यूट्स हैं जो कराते हैं, ठीक है। अपनी नॉलेज गेन करते हैं, पढ़ते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते हैं, वीडियोस देखते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, कोर्सेज करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, स्किल को बढ़ाते हैं। बट जब तक आप काम नहीं करेंगे इस 90% पे, उसके एथिक्स नहीं देखेंगे क्या है, बिलीव्स क्या है, मोटिव्स क्या है, उसका जजमेंट करने का तरीका क्या है लोगों को, उसके स्टैंडर्ड वैल्यूज क्या है उसकी लाइफ में, उसका एटीट्यूड क्या है, तब तक आप कभी भी उसके बिहेवियर, नॉलेज एंड स्किल्स में भी ना चेंज नहीं ला पाएंगे और ना ही कभी उसे वो बना पाएंगे जो वो बनना चाहता है, चाहे आप उसके कोच ही क्यों नहीं है, राइट। तो ये आइसबर्ग सक्सेस पे भी काम करता है सेम। दोबारा हम आते हैं, किसी के ऊपर हमारी सिर्फ सक्सेस दिखती है, ऐसा होता है। आज हम कहते हैं टाटा बिरला, ठीक है, हमें उसका सी लेवल दिख रहा है बस, कि वो अमीर है, वो रिच है, वर्ल्ड के कुछ सक्सेसफुल लोगों में उसका नाम है, बट उसकी लाइफ में नीचे क्या क्या हुआ, दैट इज ओनली 10%, सक्सेस इज ओनली 10% व्हिच वी कैन सी। 90% क्या था, फेलियर से, सक्सेस से पीछे, सक्सेस से पहले फेलियर्स थे, लर्निंग्स थी, काइंडनेस थी, सेल्फ केयर थी, फ्रस्ट्रेशन थी, पॉजिटिव एटीट्यूड था, परसिस्टेंट थी, पेशेंट थे, रिजेक्शंस, डिसिप्लिन, एफर्ट, ग्रेड, बहुत कुछ था। उसके बाद जाकर क्या आई, सक्सेस। तो यही जो आइसबर्ग है, कहाँ पर भी अप्लाई होता है, हमारी सक्सेस के लिए भी अप्लाई होता है, राइट। तो आप अगर किसी सक्सेसफुल इंसान को देखते हैं तो आप ये तो बोल देते हैं बहुत जल्दी कि जी हमें ये बनना है, तो आप कंप्लीट आइसबर्ग देखें दोस्त, तब जाके आप आगे कुछ सोचें, कुछ प्लान करें, ठीक है। सिर्फ आइडियल नहीं बना लेना कि भाई हमें तो सुरेखा भार्गव जी की तरह बनना है, ठीक है। बनना है तो उनके साथ बैठे, अगर आप उनके साथ बात नहीं कर पाते हैं तो उनकी वीडियोस देखें जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने क्या एफर्ट्स करे हैं। हम कहते हैं मोटिवेशनल वीडियोस हम टाइप करते हैं हमेशा, ठीक है। आप कभी टाइप के देखिए, उनकी बायोग्राफी पढ़ें जिन लोगों को आप आइडल बना रहे हैं, और देखिए कि उन्होंने एफर्ट्स क्या किए, क्या क्या फ्रस्ट्रेशंस रही उनकी लाइफ में, क्या पॉजिटिव एटीट्यूड फिर उन्होंने लिया, कितने फेलियर्स रहे, क्या लर्निंग्स करी, आप वो देखें अगर आपको देखना है तो, क्योंकि दैट इज द रियल 90%। 10% तो सक्सेस सिर्फ वो है जो वो पा चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हाउ टू क्रिएट योर ओन अफर्मेशंस। अफर्मेशंस थोड़ा सा यहाँ पर काम करती हैं। अफर्मेशंस क्या होती हैं, थोड़ा सा ये एक डिफरेंट टॉपिक है, फिर भी मैंने इसमें एक स्लाइड जरूर डाली है क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था मुझे लगा पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए। अफर्मेशंस क्या होती हैं, पॉजिटिव लाइंस, कुछ भी आपने एक छोटी सी एक्टिविटी है जो दोबारा मैं आपको करा रही हूँ। स्टेप 1, चूज अ नेगेटिव थॉट, कोई भी नेगेटिव थॉट, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है, आई कांट एवर बी कॉन्फिडेंट, ये आपका एक नेगेटिव थॉट है कि भाई मैं कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं हो सकती या हो सकता, ठीक है। फिर क्या करना है आपने, एक्सटर्नलाइज द नेगेटिव थॉट। क्या करना है, एक्सटर्नलाइज करना है, अपने दिमाग से उस नेगेटिव थॉट को निकालना है। कैसे निकालेंगे आप, राइट डाउन द नेगेटिव थॉट एंड देन टीयर इट अप एंड थ्रो इट अवे। उस नेगेटिव थॉट को एक पेपर पे लिखें, उसे फाड़ें और उसे फेंक दें, ठीक है। करके देखें, अभी करके देखें अगर आपका मन करता है, वरना आप बाद में करके देखिएगा, राइट। तो आपने क्या किया, अब हमने ऐसी इतनी सिली सी हरकत क्यों करी क्योंकि ये जो दिमाग है ये कंट्रोल चाहे सब कुछ करता है, मगर इसे बेवकूफ बनाना बहुत आसान है, बहुत आसान है। अगर कभी किसी ने मेडिटेशन किया होगा, बहुत सारे लोग शायद यहाँ पर होंगे जिन्होंने मेडिटेशन किया होगा, आई एम श्योर। तो आपने देखा होगा हम अपने माइंड को मेडिटेशन के टाइम पर एक कमांड देते हैं कि हम आईज क्लोज करें, हमें कोई कमांड दे रहा है तो हम अपने ब्रेन को कमांड करते हैं सुन के, धीरे धीरे अपने पैरों को रिलैक्सेशन की ओर जाते हुए देखें, फिर धीरे धीरे अपने हाथों को रिलैक्सेशन की ओर जाते हुए देखें, धीरे धीरे अपने सर को रिलैक्सेशन की ओर जाते हुए देखें या उसे रिलैक्स करें,
तो क्या वो उस टाइम पे हमारी कमांड्स नहीं मानता? ब्रेन मानता है। कितने कितने लोग मेडिटेशन करते हुए डीप रिलैक्सेशन में चले जाते हैं, इतना ज्यादा डीप रिलैक्सेशन करते हैं और वो 2-3 घंटे उस रिलैक्सेशन मोड में ही रहते हैं और उनको पता भी नहीं चलता कि वो इतना ज्यादा उस डीप रिलैक्सेशन मोड में चले गए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि कंट्रोल तो सब कुछ करता है ये ब्रेन, मगर है ये बेवकूफ, है ना? इसका मतलब तो यही हुआ, ये सब कुछ कंट्रोल करता है मगर है ये बेवकूफ, और इसे बेवकूफ बनाना आसान है। ठीक है, तो इसीलिए हम ये सिली एक्टिविटी कर रहे हैं कि आप एक्सटर्नलाइज करें अपनी नेगेटिव थॉट को, पेपर पे लिखें, कोई भी नेगेटिव थॉट उसको फाड़ें और फेंक दें। ये है आपका बिलीव सिस्टम कि मैं कभी कॉन्फिडेंट नहीं हो सकती। अब सिर्फ फाड़ के फेंकना नहीं है, आपको रिप्लेस भी करना है। एक बच्चा होता है छोटा सा, अब वो कार्टून देख रहा है, उसको 2 घंटे हो गए कार्टून देखते हुए। ठीक है, आपका बिलीफ सिस्टम है 2 साल से आपके अंदर है कि आप नहीं कॉन्फिडेंट हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, राइट? तो अब आपको बच्चे से रिमोट लेना है। एक तरीका है कि वो छोटा है तो हम उसे थप्पड़ भी मार सकते हैं, डांट भी सकते हैं, बेटा तू दे रहा नहीं दे रहा रिमोट, इधर दे फटाफट से। ठीक है, या तो फिर नहीं माना तो उसको एक थप्पड़ में लगा दिया। ठीक है, तो हमने उसे ले लिया, बट दिस इज नॉट द राइट वे। अगर आप ऐसा करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा? वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, एंगर उसके अंदर आएगा। हो सकता है आज वो आपको एंग्रीनेस ना दिखा पाए, अपना गुस्सा ना दिखा पाए, क्योंकि वो समझता है कि मैं छोटा हूँ, बच्चा हूँ, एज कम है और मम्मी पापा बड़े हैं तो मैं उनको कुछ नहीं कह सकता। हो सकता है वो आगे आने वाले टाइम में इस फ्रस्ट्रेशन को अपने अंदर रखे और आपको बाद में जवाब दे इस चीजों के लिए, बदतमीज बन जाए, आपको उल्टा सीधा कहे। यही एक बिहेवियर पैटर्न है। ठीक है, तो सबसे सही तरीका क्या है कि आप उसे रिप्लेस करें। आपने उसको बोला, बेटा आप मुझे रिमोट दे दोगे, आई विल गिव यू अ चॉकलेट। बेटा आप मुझे रिमोट दे दोगे, आई विल गिव यू अ टॉय। आपने रिप्लेस किया, तो उसको एक फीलिंग आई सेटिस्फेक्शन की, कि एक चीज अगर गई है तो उसके बदले में हमें कुछ मिला है। तो वो फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगी, वो एंगर नहीं आएगा, एम्प्टीनेस नहीं आएगी, वहां पर खालीपन नहीं होगा, राइट? तो आपने क्या किया, थर्ड स्टेप क्या है, उसको रिप्लेस करना है। इंस्टेड ऑफ रिप्लेसिंग आई एम अगली, ठीक है, आई एम नॉट अगली, आप कुछ भी लिख सकते थे, जैसे कि मैं अगली हूँ, रिप्लेस करने का ये हो सकता है इसीलिए मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, या लिख सकते हैं आई एम नॉट अगली, या ये आप रिप्लेस कर सकते हैं, मगर आप ये स्टेटमेंट को रिप्लेस नहीं करेंगे। आपने अपने ब्रेन को नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं देनी, आपने इसके बदले आप एक सिंपल सा वर्ड लिख सकते हैं, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम कॉन्फिडेंट, दैट्स इट, फाइन। And just close your eyes and think I can't ever be confident. आपने ये सोचा, आंखें बंद करके अपने आप को देखा कि मैं स्टेज पे नहीं चढ़ पा रही हूँ, मैं नहीं बोल पा रही हूँ। उसके बाद सडनली आपने विजुअलाइज किया कि आप बोल पा रहे हैं, आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं, लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हैं, ये आपने विजुअलाइज किया। तो दिस इज द वे ऑफ रिप्लेसिंग योर बिलीफ सिस्टम। ठीक है, थोड़ी सी बात और करेंगे बिलीफ सिस्टम पे, मैं बहुत जल्दी इसको खत्म करूंगी अभी, बट अब हम छोटी सी बात ये करेंगे कि अब हम इसको कंप्लीटली रिप्लेस कैसे करें। ठीक है, बिलीफ सिस्टम को, बिकॉज बिलीफ सिस्टम होता बहुत स्ट्रॉन्ग है। किसी का तो अगर कोई 40 साल का होगा तो 40 साल से एक बिलीफ सिस्टम है, आप उसे कैसे रिप्लेस करोगे? वो तो बहुत रिजिड हो गया होगा, है ना? वो तो बहुत रिजिड हो गया होगा अभी तक। तो कैसे इस बिलीफ सिस्टम को आप रिप्लेस करोगे? कोई अगर 5 साल का बच्चा है तो उसके बिलीफ सिस्टम को रिप्लेस करना फिर भी थोड़ा सा आसान है, ठीक है, मगर 50 साल वाले या फिर 40 साल वाले, 30 साल वाले, 20 साल वाले इंसान का जो बिलीफ सिस्टम है उसको रिप्लेस करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत सालों से उसका बिलीव है कि मैं ये नहीं कर सकता, या मैं ये नहीं कर सकती, या ये चीज ऐसे ही होती है और ऐसे ही होनी चाहिए। ठीक है, तो व्हाट इज बिलीफ? फटाफट से स्लाइड को करेंगे अभी हम। बिलीव इज फीलिंग ऑफ एश्योरेंस। उस बिलीफ क्या होता है? फीलिंग ऑफ एश्योरेंस। आपको वहां से एश्योरेंस मिलती है कि हाँ ये चीज ऐसे ही होती है,
ये चीज ऐसे ही नहीं होती है, राइट? वहां से आपको एक अश्योरेंस मिलती है। तो बिलीफ को हमने 3-4 तरीके से देखा है, उसके 3-4 ब्रांचेस हैं। फीलिंग ऑफ अश्योरेंस, फीलिंग ऑफ रिजिडिटी। हाँ, रिजिडिटी मतलब कि हम उस चीज पे अटक जाते हैं, ठीक है, कि रिजिड हो जाते हैं कि बस ये चीज ऐसे ही होती है। अगर स्ट्रेट लाइन मैंने खींची है तो वो स्ट्रेट ही होगी, वो आगे जाके कभी टर्न नहीं हो सकती। बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है, वो उसको ऐसा बना देता है, ठीक है। फीलिंग ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है, फीलिंग ऑफ सर्टेनिटी। तो ये सब चीजें क्या है, बिलीफ सिस्टम के ब्रांचेस है जो आपको इस थॉट के अंदर ले जाती है। उसके बाद बिलीफ सिस्टम कैसे बनता है, हम थोड़ी सी बात और करेंगे। फीलिंग ऑफ परफॉर्मेंस एंड सर्टेनिटी, जो भी आप परफॉर्म करते हैं अपनी लाइफ में, बिलीफ सिस्टम पक्का कैसे होता है, चाहे वो नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है। आपने कुछ काम करने की कोशिश करी, बट वो आपसे हुआ नहीं, समवेयर इट वेंट टू अ नेगेटिव वे, तो आपका बिलीफ सिस्टम क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। हाँ, मैंने कहा था ना कि तू नहीं कर सकता, देख हो गया। तूने क्यों ट्राई किया, तेरे से तो होता ही नहीं है, मैंने तो कहा था। फंस गया ना, अब बेइज्जती करा ली। आपके माइंड ने आपको क्या कहा, ये कहा, आपका बिलीफ सिस्टम और स्ट्रॉन्ग हो गया। हाँ भाई, सही बोला था इसने, तो अब तो वो पक्का हो गया, अब ये कभी नहीं होगा, ठीक है। अब वो रेफरेंसेस हमको मिलते हैं, इसमें एक है एक्सपीरियंस, रेफरेंसेस और इंटरप्रिटेशन। एक्सपीरियंस तो मैंने आपको बता दिया कि आपने कुछ किया नेगेटिव और वहां पर आपका पक्का हो गया बिलीफ कि आप नहीं कर सकते, ठीक है। रेफरेंसेस भी लेते हैं, फिर दिमाग रेफरेंसेस लेता है, हाँ उसने भी ट्राई किया था एक बार, उसका भी नहीं हुआ, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। रेफरेंसेस आपने ले लिए, दिमाग ने 3 तरीके हैं दिमाग के किसी भी बिलीफ सिस्टम को सेट करने के लिए। फर्स्ट इज एक्सपीरियंस, सेकंड इज रेफरेंस, उसने भी किया और नहीं हुआ, ठीक है। देन थर्ड इज इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन में क्या, इंटरप्रिटेशन में ये कि आपने, अभी मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी इंसिडेंट से या तो लर्न कर सकते हैं या किसी को ब्लेम कर सकते हैं उसके लिए, उसकी नेगेटिविटी के लिए, ठीक है। तो इंटरप्रिटेशन क्या, कोई नेगेटिव चीज हुई, अरे इस बार नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हो सकता है इस बार मैं करता तो मैं मेरी स्क्रिप्ट अच्छे से तैयार नहीं थी और वो नहीं हुआ तो अच्छा ही हुआ, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मैं करूंगा तो शायद मैं और प्रिपरेशन कर पाऊंगा, मेरे को टाइम मिल गया इस चीज के लिए, तो मैं कल फिर ट्राई करता हूँ। तो इंटरप्रिटेशन जब भी पॉजिटिव हुई, माइंड आपका वो बिलीफ सिस्टम सेट होने ही नहीं देगा। आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, आई एम टेलिंग यू एंड बिलीव मी, ऐसा ही होगा। आप इंटरप्रिटेशन चेंज करके देखो एक बार, आप रिजल्ट निकाल लेते हैं, जी नहीं हुआ, मैं स्टेज पे गया था, मैं डर गया, देखो और लोग भी डर जाते हैं, रेफरेंस भी ले लिया, इंटरप्रिटेशन भी, अब तो नहीं होगा। आप उसी टाइम, जिस टाइम भी आपको लगे, चाहे कितनी रेफरेंसेस आ जाए, कितने ही एक्सपीरियंस आ जाए, एक बार इंटरप्रिटेशन चेंज करना, यार अच्छा है ना, चल कल करके आऊंगा तो शायद देख सर ने मेरे को वाली बात भी बोली स्टेज पे, जो मैंने पहले स्पीच सुनी वो पॉइंट्स थे, मैं उनमें से भी कुछ ऐड कर लूंगा, तो बस काम हो गया। दिमाग को तीसरी चीज नहीं मिली ना पिलर बनाने के लिए, ये बिलीफ का एक पिलर है, 3 पिलर्स हैं और उसने बिलीफ की छत बनाई। तीनों पिलर नहीं मिले ना तो छत बनेगी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए वो छत बनेगी नहीं अगर तीनों में से एक भी नहीं है तो। अब आप देखो आप क्या हटा सकते हो, पहले आपकी सिचुएशन में पहले क्या हटेगा, और धीरे धीरे तीनों चीजें हटा के अपने बिलीफ सिस्टम को गिरा देना है, नीचे इस छत को गिरा देना है। बहुत सारी चीजें इसके अंदर आएंगी जो हमने ऊपर बात करी, फीलिंग्स आएंगी, परफॉर्मेंस, सर्टेनिटी, एश्योरेंस, कॉन्फिडेंस, रिजिडिटी। बहुत तगड़ा होता है बिलीफ सिस्टम हमारे। अब अगर हम रिजिडिटी की बात करें, हम अपने बड़े बुजुर्ग को कहते हैं जी वो नहीं समझेंगे, उनकी और हमारी जनरेशन में गैप है, उनकी और हमारी मेंटालिटी में गैप है, जी वो लव मैरिज के खिलाफ है, जी उन्होंने बोला है पल्ला करना है या घूंघट काटना है तो वो करना ही करना है, ऐसे करते हैं ना, घूंघट वगैरह लोग करते हैं, लव मैरिजेस नहीं करने देते हैं, बड़े बुजुर्ग की बात करें तो, ठीक है। हमारे यहाँ ऐसे कपड़े नहीं पहनते, वो रिजिड है, क्यों है, अड़े हुए उन बातों में, क्यों, क्योंकि उनका वो बिलीफ सिस्टम है और बहुत पुराना है। अगर आपको उसको हिलाना है ना, उस बिलीफ सिस्टम को चेंज करना है, तो आपको ऐसे एक्सपीरियंस देने पड़ेंगे उनको कि ऐसा नहीं होता, ऐसे रेफरेंसेस देने पड़ेंगे, ऐसा नहीं होता, देखो जो आप डर रहे हो कि ये चीज होगा तो ये नहीं होगी, आपको वो तीनों चीजें उनको इंटर
ये देने पड़ेंगे सारे के सारे, आपको रेफरेंसेस देने पड़ेंगे, इंटरप्रिटेशन सही देनी पड़ेंगी, रेफरेंसेस देने पड़ेंगे, एक्सपीरियंसेस देने पड़ेंगे, तब जाके ये काम होगा, राइट? तो उसके बाद अब मुझे ये बताइए, जब इतनी सारी चीजें करके एक रॉन्ग बिलीफ सिस्टम बना, कैसे कैसे बना? लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग तो उसने ली, ऐसा नहीं है बिलीफ सिस्टम बेवकूफ है, वो बहुत लॉजिकल है। अगर आप उसे कहेंगे ना कि पानी को पीते नहीं है खाते हैं, तो वो नहीं मानेगा, क्योंकि है तो वो आपका ब्रेन, वो बहुत चालाक है तो वो आपका ब्रेन, वो बहुत चालाक है, वो नहीं मानेगा, वो बहुत लॉजिकल है। अगर आप सोचे ना, मैंने दीपा जी ने बोल दिया है कि इसे बेवकूफ बनाना बहुत आसान है, आप कैसे भी बना लीजिए, तो ऐसा नहीं है। आपको फिर भी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ उसको एक्सपीरियंस भी देने पड़ेंगे, रेफरेंसेस भी देने पड़ेंगे और इंटरप्रिटेशन भी देनी पड़ेगी, कुछ भी नहीं मान लेगा वो, ठीक है? तो लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग दी, उसके अंदर आपकी फीलिंग्स भी होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने बोला कि भैया कुछ मेरे को पढ़वा दो और मेरे को कुछ वीडियोस दिखा दो, बस बात खत्म, और मैं बोल रहा हूँ क्या है इन्होंने किया, ऐसा होता थोड़ी है, इन्होंने किया ऐसा थोड़ी, ऐसा होता है। आपकी फीलिंग्स भी उसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए कि हाँ ऐसा होता है। आप दूसरों से ओपिनियन लेते हैं, आपके अपने ओपिनियन होते हैं, क्योंकि आप वीडियोस तो देखते हैं, मगर जब आपसे लोग पूछते हैं कि ऐसा हो जाता है, तो आप ओपिनियन क्या देते हैं? नहीं जी नहीं, ऐसा नहीं होता, उन लोगों ने कर लिया, सारे लोग थोड़ी कर पाते हैं। तो आपको अपने ओपिनियन को भी चेंज करना होगा, राइट? कन्विक्शन, आप कितने कन्विक्शन, आपका उसके अंदर क्या है, डेडिकेशन क्या है, और एक मैसिव बिलीव, ठीक है? चेंज को करने के लिए बिलीव सिस्टम को एक मैसिव बिलीव आपको लाना होगा। अगर हम थोड़ी सी इसमें और बात करें, तो एक फीलिंग ऑफ परफॉर्मेंस इसके अंदर आती है, परमानेंस इसके अंदर आती है। फीलिंग ऑफ परमानेंस वो कैसे आती है? संडे के बाद मंडे आता है, सबको पता है। मंडे के बाद ट्यूसडे आता है, सबको पता है। ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे आता है, सबको पता है। अगर मैं आपको यही कहूंगी, आप मान लेंगे। अगर मैं आपको बोलूं कि संडे के बाद सैटरडे आता है, सैटरडे के बाद फ्राइडे आता है, तो कितने लोग मानेंगे? कोई भी नहीं मानेगा। क्यों? वहां पे हमें सब कुछ हो चुका है हमारे अंदर, रिजिडिटी, कॉन्फिडेंस, अश्योरेंस, सर्टेनिटी, परफॉर्मेंस, सब परमानेंस, सब। क्यों? क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग हम ये सब सुनते आए हैं, राइट? तो वो हमारे बिलीफ सिस्टम में है कि संडे के बाद मंडे ही आएगा, मंडे के बाद ट्यूसडे ही आएगा। तो आज अगर हम बोले संडे के बाद सैटरडे आएगा, तो वो नहीं आएगा। फीलिंग ऑफ परमानेंस हमारे अंदर जब आ जाती है, नेगेटिव और पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव कि ठीक है संडे के बाद मंडे आएगा, दिस इज अ ट्रूथ, तो इसको तो हम चेंज भी नहीं करना चाहते। बट फीलिंग ऑफ परमानेंस आती कैसे? मैं बोलूं कि भाई वो पूरब से नहीं उगेगा, सूरज पश्चिम से उगेगा या उगता है, तो कोई मानेगा नहीं, ठीक है? तो यही होता है एक बिलीफ सिस्टम, कि वो रिजिड कैसे होता है कि जितने साल बीतते जाएंगे और आप उसे चेंज नहीं करेंगे, वो उतना ही रिजिड हो जाएगा, उतना ही पक्का हो जाएगा, उतना ही ढीठ हो जाएगा, वो नहीं रिप्लेस होगा। मगर अगर आपको उसको एक्चुअली रिप्लेस करना है, तो आपने सिर्फ क्या करनी है? सबसे पहले हर चीज की इंटरप्रिटेशन चेंज करनी है। मैथ्स में किसी ने बोला, मैथ्स में पहले आपने सोचा मेरे बस की नहीं है, आपने बोला अंग्रेजी में कभी नहीं सीख पाऊंगा, ठीक है? आपने फिर दूसरे ने क्या आपको कहा? मैथ्स तू भी कभी नहीं सीख पाएगा, दूसरे का रेफरेंस आ गया, ठीक है? एक्सपीरियंस आपके पास था ही कि आपके पास मैथ्स में नंबर अच्छे नहीं थे, और सामने वाले ने भी आपको कह दिया। इमोशंस आपके वहां पर सैड थे ही थे, ठीक है? सारी चीजें मिल गई, फीलिंग आ गया, एक्सपीरियंस आ गया, रेफरेंस आ गया, सब कुछ उसके अंदर आ गया। तो क्या हुआ? एक बिलीव बन गया कि आई एम जीरो इन मैथ्स, मैं मैथ्स नहीं कर सकता, अंग्रेजी कभी नहीं सीख पाऊंगा। अंग्रेजी तो अगर आप इंटरप्रिटेशन चेंज कर दे, अंग्रेजी तो मैं तुरंत सीख के दिखाऊंगा, क्योंकि इसी में मेरे को सबसे ज्यादा दिक्कत है, मैं ही सीखूंगा इसको तो, ठीक है? क्योंकि मुझे दिक्कत है और लोगों को तो आती है, तो मैं ही तो सीखूंगा, नहीं आ रही है अभी कोई बात नहीं। तो इंटरप्रिटेशन कभी आपने रॉन्ग नहीं करना, दैट इज दी ओनली थिंग, ठीक है? इसके बाद हम चलते हैं इंटरप्रिटेशन, और टेबल होता है जैसे हमारा, जैसे हमने अभी देखा कि बिलीफ सिस्टम जो हमारा होता है वो एक छत है और उसके नीचे बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर उसको वो
पिलर्स नेगेटिव पिलर्स नहीं मिलेंगे तो वो कभी भी टेबल की तरह जैसे है, एक टेबल टॉप है, अगर उसके 4 पिलर्स हैं, उसको पिलर्स नहीं मिलेंगे तो उसका टेबल टॉप नहीं बनेगा। उसी तरह अगर बिलीफ सिस्टम के जो पिलर्स हैं, जो उसके छत के पिलर्स हैं, उसे नहीं मिलेंगे तो वो कभी नहीं बनेगा। ठीक है, पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन होती है, नेगेटिव इंटरप्रिटेशन होती है। ग्लास दिख रहा है आपको, ठीक है, तो ग्लास में क्या बोल रहा है कि आधा ग्लास खाली है, ये कौन बोलेगा? पेसिमिस्टिक। ठीक है, और ऑप्टिमिस्टिक क्या बोलेगा? आधा ग्लास भरा हुआ है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज ओनली योर इंटरप्रिटेशन। आप सिर्फ इंटरप्रिटेशन को चेंज करके देखो, ट्रस्ट मी, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं। अब पछताए क्या हो, चिड़िया चुग गई खेत, वो मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था। ये भी एक इंटरप्रिटेशन है, भैया चिड़िया तो खेत चुग गई है, अब तो पछताने से क्या फायदा। ठीक है, बट नहीं है फायदा। अरे चुग गई है भाई, बहुत अच्छा हुआ, अब की बार मुझे पता चल गया, अब तो मैं फटाफट से वो लगवा लेता हूँ यहाँ पर जो जो चीजें प्रिकॉशन के लिए चाहिए। अच्छा हुआ जल्दी पता लग गया, अगले साल तो मैं दुगनी फसल करने वाला था, अच्छा हुआ कम फसल में ही मुझे पता चल गया। तो इंटरप्रिटेशन, दिस इज ऑल पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन। लाइफ में कोई भी ट्रेजेडी होती है, कोई मर भी जाता है आपकी लाइफ में, कोई आपसे अलग हो जाता है, ये तो बहुत बड़ी दुख की घटना है कि नहीं है, है ना। अब वहां पे भी आप जब इंटरप्रिटेशन के महत्व को समझ पाएंगे ना, तो उस दिन आप जानेंगे कि ऐसे भी लोग हैं जो किसी की अपने से अलग होने के दुख को भी, उसमें भी बहुत अच्छी ट्रेजेडी में भी अपनी लाइफ की अच्छी इंटरप्रिटेशन कर पाते हैं। वो आपके ऊपर है कि आप क्या करेंगे, अपने माइंड को कैसे समझाएंगे। ठीक है, दुर्घटना का किसी का इंटरप्रिटेशन, किसी का एक्सीडेंट हुआ है, हो सकता है उसका एक्सीडेंट में एक हाथ टूट गया, ठीक है, तो वो इंटरप्रिटेशन क्या कर सकता है, या तो रोता रहे बैठ के, या फिर दूसरी इंटरप्रिटेशन कर ले, अच्छा हुआ यार दूसरा हाथ में, राइट हैंड नहीं टूटा, वरना तो लिखने के काबिल भी नहीं रहता, कुछ काम करने के काबिल नहीं रहता, अच्छा हुआ लेफ्ट वाला टूट गया, चल कोई बात नहीं। सो दिस इज व्हाट, ऑल इंटरप्रिटेशन। जो होना था वो तो हो ही गया, उसने तो होना ही था, तो वो हो गया क्योंकि वो हो चुका है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, या तो अपने आप नेगेटिव, आपका सबसे पहला कदम जिंदगी में क्या होना चाहिए, अगर कुछ भी नेगेटिव आपके साथ हुआ है तो आप नेगेटिव इंटरप्रिटेशन से बचना। क्योंकि जिस दिन नेगेटिव इंटरप्रिटेशन आपके माइंड में आ गई, आपने नेगेटिव अगर उसका परिणाम निकाल लिया, नेगेटिव रिजल्ट घोषित कर दिया अपने दिमाग में, उस दिन आपको नेगेटिव बिलीफ सिस्टम सेट करने से कोई नहीं रोक सकता, और वो आप नहीं चाहते। तो हमने आज के बाद क्या करना है, सफलता वाले बिलीव सेट करने हैं। वो क्या है, नए रेफरेंसेस, नई इंटरप्रिटेशन, नए एक्सपीरियंस। पहली नेगेटिव कोई क्वालिटी अपने दिमाग में लानी है, उसे लिखना है कॉपी पे, ठीक है, उसे सबसे पहले एक्सपीरियंस में लाना है। आपने क्या करना है, एक्सपीरियंस में उसको करके देखना है। ठीक है, कर लोगे आप, एक बार करोगे शायद नहीं होगा, 2 बार करोगे नहीं होगा, 10 बार भी करोगे नहीं होगा। अगर भी ऐसा होता है, ठीक है, तो क्या हुआ, हो सकता है इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आप सीधा 100 लोगों के सामने ट्राई कर रहे हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। अपने आप ट्राई करो, 2 लोगों के सामने ट्राई करो, 1 लोगों के सामने ट्राई करो। एक्सपीरियंस जैसे ही पॉजिटिव आया, ये मत भागो कि एक्सपीरियंस बहुत बड़ा होना चाहिए, नहीं, बहुत छोटा एक्सपीरियंस भी काफी है। फिर रेफरेंसेस दो अपने माइंड को, हाँ यार उसने भी 10 बार ट्राई किया था तो उसका हो गया था, देख मेरा भी हो गया। देन इंटरप्रिटेशन, पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन कि 10 बार हो गया ना, अब तो 11वीं बार धमाका होगा सीधा। ठीक है, हम बस बड़ा करने के चक्कर में रह जाते हैं, मगर जो कोशिश है, दिमाग जो समझता है वो छोटी छोटी बातें समझता है। मम्मी ने कहा तू नहीं कर सकता, वो समझ गया, पापा ने कहा तू नहीं कर सकता, वो समझ गया, वो छोटी छोटी बातों से समझता है, वो सीधे धमाके वाली बात से नहीं समझता। क्योंकि हम प्लान्स तो करते हैं बट हम बहुत सारी चीजों को फॉलो नहीं कर पाते। तो अब हमने क्या करना है लाइफ में, बस यही करना है कि हम नए बिलीफ्स लाएंगे, नई कन्विक्शन लाएंगे, नए ओपिनियंस लाएंगे, नई फीलिंग्स लाएंगे और नए लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग्स लाएंगे, और हमने क्या करना है, उसको रिवाइव करना है सिर्फ। ठीक है, तो इतनी सी बात थी, और हम इसको आज के बाद अपने बिलीफ सिस्टम को हम दोबारा से रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज दिस इज द ओनली वे, दिस इज द
only way to replace our belief system. अगर हम छोटी सी बात करें, कॉन्फ्लिक्ट कब आता है लाइफ में? कॉन्फ्लिक्ट तब आता है, परेशान हमारा दिमाग कब होता है? जब हम सोचते हैं हमें सब कुछ आता है, राइट? तो अगर हम आता है ये सोचे या हमें सब पता है ये सोचे तो कॉन्फ्लिक्ट हमेशा आएगा। आप एक बार नन्हे बच्चे बन जाइए, ठीक है, और सोचिए कि कुछ नहीं आता। जितने भी बिलीफ सिस्टम हैं वो सब बेकार हैं। अब हमने हर चीज के लिए एक नया बिलीफ सिस्टम ही सिर्फ बनाना है। एक छोटा सा और एग्जांपल लेते हैं और इसको खत्म करते हैं हम अपने सेशन को। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं कहूँ आपकी लाइट, एक ग्राउंड में लाइट नहीं है, डार्क ग्राउंड है, ग्रीन ग्रास वाला ग्राउंड है, आपने उसमें आंख बंद करके चलना है, राइट? अगर उसमें कहें, जी मैं स्लाइड दिखाती हूँ आपको, अगर वो कहें कि आपको इसमें आंख बंद करके चलना है, सॉरी आपको ऐसे ही चलना है मगर इसमें लाइट नहीं है, बिल्कुल डार्क है वो, तो आप क्या करेंगे? अलर्ट हो जाएंगे। अरे भाई कुछ दिख नहीं रहा, अंधेरा है, कैसे चलें? अलर्ट होना पड़ेगा। पैर को दबा दबा के चलेंगे, हाथों से कोशिश करेंगे, ग्रास में सांप तो नहीं है कोई, ग्रास में कुछ और तो नहीं है, ग्रास में कुछ और कीड़ा मकोड़ा तो नहीं है घास के अंदर, ऐसा ही करेंगे। अगर लाइट नहीं होगी तो बहुत अलर्ट होके चलेंगे, अपने सारे सेंसेस को, सूंघने की शक्ति, हमारे सेंसेस कौन कौन से होते हैं? माउथ होता है, हमारे सेंसेस क्या होते हैं? सूंघने की शक्ति, देखने की शक्ति और टच की शक्ति, ये सब होती है हमारे सेंसेस। सबको अलर्ट कर देंगे, ब्रेन को तुरंत समझा देंगे कि मेरे को कुछ नहीं पता भाई, आगे कुछ नहीं दिख रहा, तू काम करना शुरू कर दे फटाफट, ठीक है? तो क्या करेंगे? टच भी करने की कोशिश करेंगे, ग्रासेस को सूंघने की कोशिश करेंगे, इस ग्रास को, उसमें अगर गीली मिट्टी है तो भी आपको सूंघने में आ जाएगी, मगर अगर वहीं लाइट होगी तो आपको नहीं सूंघने की जरूरत पड़ेगी, ना देखने की जरूरत पड़ेगी और ना ही आप देखोगे। तो जिस दिन आप मान लोगे कि वहां पर अंधेरा है, उस दिन आप अलर्ट हो जाओगे। और जिस दिन आपको लगेगा कि नहीं, उजाला ही उजाला है मेरी लाइफ में, मेरे को तो सब आता है, मेरे को किसी की जरूरत नहीं है, तो उस दिन क्या होगा? आप चलते रहोगे बस बेधड़क। बहुत सारी चीजें भी आएंगी रास्ते में, हर्डल्स भी आएंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें भी आएंगी जो आपको देख लेनी चाहिए थी, नोटिस कर लेनी चाहिए थी, बट आप नहीं नोटिस करोगे। तो कहने का मतलब ये है कि मान लो अंधेरा है और अलर्ट हो जाओ, बस। समझ पाए इस छोटी सी बात को? अगर किसी का कोई सवाल है, इसी सेशन को हम यहाँ पर खत्म करते हैं, तो मुझसे जरूर पूछें। अगर कोई पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट है किसी के दिमाग में जो हमारे सेशन में औरों के लिए भी वो सवाल लाभकारी हो सकता है, तो मेरे से जरूर पूछ सकते हैं, अपनी हैंड रेज कर सकते हैं। ऑलरेडी मैं बहुत ज्यादा समय आप लोगों का ले चुकी हूँ, सॉरी फॉर दैट, बट बहुत जरूरी था चीजों को एक्सप्लेन करना, तो मैंने आपका इतना टाइम लिया। थैंक यू दीपा जी। और मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त सेशन आज रहा, और आपने जिस तरह एग्जांपल दिया बिलीव का, बटरफ्लाई को लेके, आइसबर्ग का जैसे आपने एग्जांपल दिया जी, तो मैं समझता हूँ अपने आप में बहुत ही ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन, बहुत ज़बरदस्त पिक्चराइजेशन, और जो चीज़ आपने आज बताने की कोशिश करी, मैं समझता हूँ जितने लोग 95 लोग यहाँ पे आज कंसल्टेंट थे, तो मैं जी, समझता हूँ आज के बाद बहुत सारे लोगों में पॉजिटिव थॉट प्रोसेस क्या है, कैसे उस प्रोसेस की गो थ्रू होना है, क्या क्या गलतियां हमसे हो जाती है जाने अनजाने में, तो मैं समझता हूँ उसको सुधारने का बहुत ज़बरदस्त मौका मिलेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो सेशन आज मिला है, मैं समझता हूँ कि वन ऑफ द फैंटास्टिक सेशन, जो कि पॉजिटिव थॉट के ऊपर, मैं आज तक 3 साल में मैंने आज तक ऐसा सेशन नहीं देखा, और बहुत थैंक यू ज़बरदस्त सो था, मच। बहुत ज़बरदस्त। मैं तो बोलता हूँ कि आज हमें सही मायने में हम सब कंसल्टेंट को ये पता लग गया कि एक्चुअली में कि हमारे बेस में क्या है और हमारे अपीयरेंस में क्या है। तो अपीयरेंस को और ज़्यादा अगर हम ठीक करना चाहते हैं, अपने बाहर के दिखावे को, अपीयरेंस को, स्किल को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो अभी हमें अपने अंदर और काम करने की आवश्यकता है, और बिल्कुल, अंदर जाना है, अपने बेस को समझना है, उसको समझ के हम और उसको निखार सकते। तो जी। मैं चाहूँगा कि प्रदीप सर हमारे साथ हैं, तो इस सेशन